जोहार भाइयों बहनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य डुबकी पे। भाइयों बहनों, हम लोग खोटा निबंध पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताएं योगदान पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक समीक्षात्मक निबंध है दोस्तों, ये एक समीक्षात्मक निबंध है और इसके द्वारा हम प्रेमचंद जी के जीवन और उनके जो रचना लिखे हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रेमचंद आप लोग पता ही होगा, बचपन में हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, ये सब पढ़े थे ना। तो ये वही प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, ये वही प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार हैं। ठीक है, आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका और क्या क्या रचनाएं थी, किस रचना में किस तरह का भावना था, ये सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे। बी.एन. हवलदार सर बहुत अच्छा कैटेगराइज करके निबंध के रूप में इनको लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताएं योगदान। हिंदी उर्दू साहित्यिक आकाशे एगो ध्रुव तारा सन 1901 से 1936 ईस्वी माझा माझी उगल हल। हिंदी और उर्दू साहित्यिक आकाशे एक ध्रुव तारा प्रेमचंद जी के बारे में बता रहे हैं कि 1901 से 1936 ईस्वी के माझा माझी मतलब बीच में उगे थे, जकर आलोय हिंदी साहित्य और हिंदुस्तानी समाजे नाय बिचकुन गोटे दुनियायक साहित्य और समाजक आलो भेलक। ठीक है, ये जो आलो थे, आलो मतलब प्रकाश। ठीक है, ये जो हिंदी साहित्य के आलो थे ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में एक साहित्य के समाज के एक आलो का काम किया, मतलब प्रकाश का काम किया। ई नाम जजका हुबगर साहित्यकार का नाम रहे प्रेमचंद, और ये हुबगर और नाम जजका साहित्यकार का नाम क्या था? प्रेमचंद। एकर जन्म 1880 ईस्वी बनारस के पासी लम्ही गाँव भेल रहे। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1880 ईस्वी में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। एकर असली नाम धनपत राय रहे, मकिन प्रेमचंद नाव था के नामे से साहित्य लिखा हल थी। ठीक है, इनका जो असली नाम था वो धनपत राय थे, लेकिन ये साहित्य अपना किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद अपन 56 बछरक जिंदगी मध्य लगायत 30 बच्छर तक अपन रचना संसारिक सृजन करते रहला। प्रेमचंद जी जो है 56 वर्ष तक जीवित थे। तो प्रेमचंद जी 56 बच्छर के अपन जिंदगी के बीच में वो 30 बच्छर तक, वो 30 साल तक, 56 बच्छर के आयु तक में 30 साल तक सिर्फ रचना करते रहे। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार के कहानी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के उपन्यास, इस तरह ये लिखते रहे 30 साल तक। ई माझा माझी प्रेमचंद मोटा मोटी 300 कहानी और 8 दर्जन ले बेसी उपन्यास लिखल। तो ये 30 साल में प्रेमचंद जी कितना कहानी लिखे आप लोग याद रखिएगा, तो कि 300, मोटा मोटी 300, लगभग 300 और 8 दर्जन ले बेसी उपन्यास लिखल। ठीक है, प्रेमचंद हिंदी साहित्यक भारतेंदु जुग ले शुरू करके छायावाद जुगक निजवनीति तक साहित्य के सामाजिक सैर सरिस्ताएं लगवाला। प्रेमचंद जी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप लोग जानते हैं ना, तो उस युग से शुरू किए। ठीक है, उस युग से शुरू करके और छायावाद के युग के निझौती, मतलब जब तक छायावाद खत्म नहीं हुआ तब तक वो समाज के सैर सरिस्ताएं लगवाला, समाज के बारे में वो लिखे। ठीक है, और ई समाज के सैर कराइक सरिस्ताएं तब प्रेमचंद पाछू तो भेल आरो जोर। और ये जो समाज के बारे में ये लिखना शुरू किए, उसका जो सरिस्ता है, मतलब देखिए, समाज को आईना दिखाना। ठीक है, समाज को आईना दिखाना, तो वो जो है बाद में और ज़्यादा और बढ़ गया लास्ट में प्रेम, हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, 1936 ईस्वी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहते, तखन वो बोलले रहत। जब 1936 में प्रेमचंद जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे, तब वो बोले थे, हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमानी तिलस्म बांधा करते थे। ठीक है, 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष जब प्रेमचंद जी थे, तब वो बोले थे कि हमने जिस युग को पार किया उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। प्रेमचंद जी
जो जीवन में आसपास जो देखें, जिसको वो जिए, वही चीज़ लिखे हैं। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि जो मेरे पहले जो भी साहित्यकार आए हैं वो सिर्फ कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमानी तिलस्म बांधा करते, मतलब कहानी रूप में, जो उसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं था, इस तरह सब लिख कर गए। ठीक है, हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमानी तिलस्म बांधा करते थे। कहानी कहानी है, जीवन जीवन। ठीक है, उन लोग जो पहले जो लेखक आए उन लोग का सोच इस तरह था कि कहानी तो कहानी है और जीवन जीवन, दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी। पहले दोनों विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी। ठीक है दोस्तों, हम लोग ना थोड़ा स्पीड पढ़ेंगे, क्योंकि मतलब थोड़ा स्पीड क्या, समझते हुए। ठीक है, समझते हुए थोड़ा स्पीड पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो निबंध है वो बहुत लंबा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, प्रेमचंद जय तिलस्मी कथा कहनी जैसन खामख्याली और मनहीमन गुड़ चिवड़ा खाई सपना के खत्म करके छायावादी झींगा फुलिया मलकमारा सरक बिंधा साहित्यक पाता पाती, मतलब समांतर समाजक आया कथा कहनी साहित्य के सृष्टि करला। प्रेमचंद जी क्या किए कि जो पहले के जो साहित्यकार थे, जो मनमानी रूप से गुड़ चिरा, मतलब जो है गुड़ चिरा खाई सपना, मतलब जो उन लोग जो मनमानी रूप से अपने अनुसार लिखते थे। ठीक है, अपने अनुसार लिखते जाते थे। छायावादी झींगा फुलिया हो गया, मलकमारा हो गया, मतलब जिसको जो उन लोगों को जो अच्छा लगता था वही लिखते थे। ठीक है, सरक बिंधा, ये सब यूज किया गया है साहित्य। तो इसी के पातापति, मतलब इसी के समांतर प्रेमचंद जी कैसा लिखना शुरू करते हैं, तो आया कथा कहानी साहित्य के सृष्टि करना, मतलब आया यथार्थ, मतलब जो समाज में दिख रहा है वो कथा कहानी उसी से बनाना और उसी को लिखना वो शुरू किए। प्रेमचंद तखनेक सरक बिंधा ढड़नच, मतलब सामती और झिंगा फुलिया सिमर फुलिया दुयो किस्म साहित्यिक धारा के उलट के सामाजिक आया बात, मतलब यथार्थवाद, आया जो समाज में जो दिखता है ना दोस्तों, उसको हम लोग यथार्थवाद रचना बोलते हैं। ठीक है, जो समाज में दिखता है, जो समाज में हो रहा है उसी को लिख देना यथार्थवाद। और सामंती और झिंगा फुलिया ये सब क्या हो गया, तो सामंती मतलब हो गया कि किसी एक को ऊंचा दिखाना, बाकी को नीचा दिखाना, इस तरह का रचना। झींगा फुलिया मतलब सिर्फ खामख्याली सोच के लिख देना। ठीक है, तो इस तरह का, तो ये सबको वो उलट के और क्या लिख रहे हैं, यथार्थवादी लिख रहे हैं। समाज जिस तरह है उसी तरह वो लिख रहे हैं। प्रेमचंद जी ऐसन हुबगर साहित्यकार हलथी जे सबले पहले साहित्य के मानुषिक जिंदगी मुहामुही डढ़ौला और साहित्य के मानुषिक जिंदगी ले बनवला। प्रेमचंद जी एक ऐसा हुबगर साहित्यकार थे जो सबसे पहले मानुष की जिंदगी के मतलब ऐसा कहानी और कथा, ऐसा कहानी उपन्यास लिखे जो मानुष के मुहामुही, जो मानुष मतलब एकदम जो जिसको आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ ये तो हम जानते हैं, ऐसा तो होता है समाज में, इस तरह। और ये किस तरह बनाया गया कि समाज को थोड़ा सुधारने के लिए, मनुष्य के जिंदगी के लिए ये बनाया गया। इस तरह का कथा कहानी मानुष जिंदगी तार के सीए तूने खुटे एगो बड़का चाइल शुरू करला और सही चाइल के प्रेमचंदक पैछी गुला साहित्यकार गुलेन माजिक धोई के आरो चमकला। अब जैसे प्रेमचंद जी जो लिखना शुरू किए हैं कि एकदम आया जिंदगी के बारे में वो लिखना शुरू किए हैं, आया समाज जो हम लोग अपना आसपास देखते हैं उस तरह का जब लिखना शुरू किए तो बाद के भी साहित्यकार जितने आए उसने उसको चमकाने का काम किया, मतलब उन लोगों ने भी ऐसा ही लिखने का काम किया और अच्छा लिखे। ठीक है, ये तो आया बात है कि भारत गांव डिहक देश यहाँ 75% आदमी गाँव बस है। गोटे भारत साहित्यकारक मध्य प्रेमचंद जी सबले पहिल गाँव जिंदगी के आर गाँव समस्या गुलिन के साहित्यिक वर्णन विषय बनवला। ठीक है, आप लोग तो जानते हैं कि भारत गांव का देश है और यहाँ पे 75% आबादी जो है कहाँ बसते हैं, तो गाँव में बसते हैं। प्रेमचंद जी क्या किए, तो सबसे पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने गांव की जिंदगी, गांव का समस्या को साहित्यिक वर्णन किया, मतलब साहित्य का रूप देके वर्णन किया। और भारत के छोटे छोटे गांव और शहर गुलेन बैसल माड़ल शोषक और शोषित गुलेन के मध्य रकम के प्रेमचंद जी तखनक जिंदगी आया बात के पकड़ला अब बुझला और तकर साहित्य उखड़ला। और उस समय छोटे छोटे गाँव और शहर में बैसल माड़ल शोषण और शोषक, ठीक है, शोषित और शोषक,
शोषक उसको बोलते हैं जो किसी लोग का शोषण करता है, और शोषित उसको बोलते हैं जो शोषण मतलब जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि उस समय प्रेमचंद जी गांव शहर में जो शोषक और शोषित जो मतलब दोनों जो वर्ग थे उनके मध्य विभिन्न प्रकार के उस समय का आया बात मतलब वो पकड़ लिए कि भाई इसका शोषण हो रहा है और ये शोषित है, और इसका शोषक कौन है वो चीज़ को वो पकड़ लिए। उसके पहले किसी को समझ नहीं आता था उतना, बुझला अर्थकर साहित्य, और उसको साहित्य का रूप दिए और लिखना शुरू किए। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोगों का समाज मतलब जो है बहुत, जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, बहुत सारा वर्ण होता था। ठीक है, तो सबका अलग अलग काम होता था दोस्तों। जब मार्क्सवादी जब विचारधारा आता है ना, तो वो संपूर्ण समाज को दो ही वर्ग में बांट दिया कि दो ही वर्ग है, एक शोषक है और एक शोषित है। दोस्तों छोटा कास्ट में भी, छोटा वर्ग में भी देखते हैं शोषित वर्ग होता है, वो लोग अपने ही कास्ट में जो है वो जो गरीब है, दुखी है, उसको जो है प्रताड़ित करते हैं, आप लोग देखे होंगे। या ऊंचा कास्ट में भी होता है कि जो गरीब है उसको पड़ोस के लोग या जो थोड़ा अमीर है वो लोग जो है उनको प्रताड़ित करते हैं। तो यही मार्क्सवादी विचारधारा बोलते हैं कि समाज दो ही वर्ग में बटा हुआ है, एक शोषक और एक शोषित। ठीक है, बंद कोठरी भीतर बैस के प्रेमचंद जी अपन साहित्यिक संसारक तानी भरनी नाई बुनले रहत। प्रेमचंद जी ई बात के अपन मुँहे कहल रहते। ठीक है, बोल रहे कि बंद कोठरी में बैठ के और प्रेमचंद जी अपना साहित्य नहीं लिखे हैं, ये प्रेमचंद जी खुद अपने मुंह में बोले हैं। क्या बोले हैं कि मेरा बचपन गांव में ही बीता और 1907 और 1914 के 7 वर्षों में मैं गांव-गांव घूमता रहा, इसीलिए मुझे किसानों के प्रति आत्मीयता अनुभव होती है, उनके सुख दुख में समरस हो सकता हूँ, इसका भी यही कारण है। बोल रहे कि मैं जो है मेरा बचपन गांव में बीता और 1907 से लेकर 1914 तक जो 7 साल था वो हम गांव-गांव घूमे, इसीलिए मुझे किसानों के प्रति आत्मीयता अनुभव होती है। ठीक है, इसीलिए मुझे किसानों के प्रति आत्मीयता मतलब अपनापन का भाव अनुभव होती है, और उसके सुख दुख में समरस हो सकता हूँ और उनके सुख दुख में मैं भाग ले सकता हूँ। ठीक है, शामिल हो सकता हूँ, इसका भी यही कारण है क्योंकि मेरा 7 साल इस तरह बीता है गांव में घूम कर। 1935 ईस्वी मराठी लेखक के इंटरव्यू देल हलथिन। 1935 में प्रेमचंद जी, ये जो हम बोले कि प्रेमचंद जी का 7 साल गांव में बीता है, मतलब 7 साल ये गांव में घूमे हैं और किसान लोगों के साथ रहे हैं। ठीक है, और भी गांव के जो गरीब वरीब हैं उन लोगों का समस्या देखे हैं। तो ये कब वो बोले थे प्रेमचंद जी? तो 1935 में एक इंटरव्यू हुआ था मराठी लेखक के, तब ये बोले थे। समाज के सैर करेक सरिस्ताएं प्रेमचंद योगदान के बैस सिरे फरदुनवेक फुरछावेक ले प्रेमचंद साहित्य के और ले पुथना तक जाने की दरकार है। समाज के सैर करे एक सरिस्ता में प्रेमचंद के योगदान को अगर हम लोगों को जानना है, वही चीज बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को इनका योगदान को जानना है तो और ले पुथना मतलब शुरू से लेकर और एकदम लास्ट तक हम इसको 3 खादा में बांट दिए हैं। B.N. नौदार सर लिखे हैं कि हम इसको 3, अगर अच्छे से समझना है तो हम इसको 3 खादा में बांट दिए, मतलब 3 पार्ट में बांट दिए हैं। सबसे पहले अश्रोती कथा 1907 से 1920 के माझा माझी सिरजल जोरल उखरवल कहानी गुलन है। ठीक है, 1907 से 1920 के समय को हम लोग अश्रोती कथा बोलते हैं, मतलब अश्रोती काल बोलते हैं। और इसमें क्या है, तो जो भी प्रेमचंद जी देखें, ठीक है, जोरल उखरवल कहानी गुलन है, ये मैदे बड़े घर की बेटी, सोत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, रानी शारदा, मर्यादा की वेदी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आरो और एक कहानी कथा गुलेन प्रेमचंद जी अपन विश्वास और अपन आँखी देखल घटना गुलेन के कहानी हके। तो और एक कहानी सब कैसा कहानी है, तो प्रेमचंद जी के अपने आँख में देखा हुआ कहानी है। और घुरी कहानी कथा गुलेने संजोग और माया घुरा मतलब हृदय परिवर्तन था सबले बेस्ट। अगर आप लोग ये सब पढ़िएगा ना तो आप लोगों को थोड़ा हृदय परिवर्तन हो जाएगा, मतलब सोच थोड़ा बदल जाएगा। सबले बेसी पावा संगे संग इतिहासे मुंधन माचा लई के हुब आर बलिदाने कहानी आर जर जमींदारे
लुज्झड़ लीला कथा पावा है और साथ ही साथ इतिहास में मुधाइन माचा लई के हुब और बलिदानक कहानी और जर जमींदारक लुज्झड़ लीला कथा भी इसमें पाया जाता है। अब देखिए माझा मंझी बैराग कहानी, तो माझा मंझी बैराग मतलब 1900 सबसे पहले ये 1907 से 1920 असरोती 1920 से 1930 माझा मंझी। इसमें क्या पाया जाता है तो जोरल उखरुअल साहित्यक मध्ये समर यात्रा है, दुस्साहस है, शतरंज के खिलाड़ी है, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, माता का हृदय, सवा शेर गेहूँ, रंगभूमि, गबन आरो आरो है। ई बेर के प्राय बेसी कथा कहानी भारतक आज़ादी लड़ाई के चर्चा बीस पावल जा है। ठीक है, इस समय के कथा में जो माझा मंझी का जो कथा है कहानी है, इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो भारत का आज़ादी के लड़ाई का चर्चा मिलता है। ये गणित कहानी और उपन्यास गुली ने गांधी बाबा काम करा धाम गारा मतलब क्रमवादी सिद्धांत और जीव न मारा मतलब अहिंसावादी सिद्धांत जैसन बड़ बनिया चैल के रंग आलो बेस तरी पावा है। ठीक है, बोल रहे हैं कि इस समय के उपन्यास में गांधी बाबा का जो भी विचारधारा था, जैसे अहिंसा करना, ठीक है, जीव ना मारा मतलब जीव जंतु को हम लोग कुछ किसी को नहीं मारेंगे। ठीक है, तो ये अहिंसा हो गया। कर्मवादी सिद्धांत मतलब काम करना है, काम धाम करना है, तो इसको कर्मवादी सिद्धांत। ठीक है, तो ये सब में प्रकाश डाले हैं प्रेमचंद जी मध्य माझा मंझी के काल में। ठीक है, आगे पुथनाक बैराग कहानी। अब पुथनाक बैरा में क्या क्या पाया जाता है तो पुथनाक बैराग कहानी में पुथना बैराग कहानी 1930 से 1936 तक है। 1930 से 1936 पहले वो देखिए, सबसे पहले असरोती बैरा 1907 से 1920, माझा मंझी 1920 से 1930 और पुथना बैरा 1930 से 1936। तो 1930 से 1936 ईस्वी माझा मंझी लिखल कथा कहानी गुलैन प्रेमचंद साहित्यक पुथना कहा है। तो ठीक है, प्रेमचंद साहित्य का पुथना ये सब बोला जाता है। इसमें क्या क्या है तो पूस की रात, कफन, नशा, अलग्योझा, गोदान, मंगलसूत्र आरो आरो रचना ई घड़ी हके। ई घड़ी कथा कहानिए ई बात साफ साफ फुरछाए जा है कि प्रेमचंद जी मोह टूट गेल रहन। दोसर भावे ई घड़ी रचना के ओकर शुरू बा और पर एक विश्वास के टूटे कहानी कहल जाए पड़े। इस समय की कहानी सब में ये आया दिख रहा है कि इनका जो है मोह टूट गया है। ठीक है, ये एकदम आया ये सब में हम लोगों के समाज के बारे में ये बताए हैं। ठीक है, पूस की रात होगी, कफन आप लोग पढ़े होंगे ना। ठीक है, नशा, अलग्योझा, गोदान, मंगलसूत्र आरो आरो। ठीक है, इसमें से कफन बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़िएगा। कफन हो गया, पूस की रात हो गया, आप लोग पढ़िएगा। सभी चीज़ अच्छा, गोदान बहुत अच्छा है, मंगलसूत्र अच्छा है, सब पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, प्रेमचंद के यह बदलाव के देख के रामविलास शर्मा जी प्रेमचंद और उनका युग नामक अपन रचना ई भावे कहलत। प्रेमचंद बहुत सी असंगतियों के बीच से गुजरते हुए क्रांतिकारी यथार्थवाद की तरफ आ रहे थे। ठीक है, क्या बोले मतलब कौन लिखे हैं कि प्रेमचंद के यही सब प्रेमचंद जी के बदलाव जो आया लेखनी में, उसको देखकर रामविलास शर्मा एक रचना लिखे हैं जिस रचना का नाम है प्रेमचंद और उनका युग। तो उसमें वो क्या लिखे हैं कि प्रेमचंद बहुत सी असंगतियों के बीच से गुजरते हुए क्रांतिकारी यथार्थवाद की तरफ आ रहे थे, एक ऐसे यथार्थ की तरफ जो जीवन का सही चित्र देते हुए पाठक में अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने की एक नई जनवादी और स्वाधीन जीवन निर्माण की प्रेरणा भी दे। और ये ऐसा लिख रहे थे जिसको पढ़ के जो शिक्षित वर्ग है, ठीक है, जिसको पढ़ के जो पाठक वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वो अपने मतलब वो इस तरह की जीवन की परिस्थिति मतलब ये इस तरह की जीवन की परिस्थिति को प्रेमचंद जी बता दिए हैं कि वो पढ़ के और उस परिस्थिति को ख़त्म करने और नई जनवादी स्वाधीन जीवन निर्माण की प्रेरणा देते हैं। मतलब ख़त्म करके इसमें ऐसा प्रेरणा देता है कि अच्छा एक समाज का निर्माण हो। प्रेमचंद जी रचनुइन के सिलसिलेवार मतलब लगातार विकास से ई बात फरनाई बा फुरछाई जा है कि ऊ काना पतियारी मतलब अंधविश्वासी रूढ़िवादी नहीं हलती। प्रेमचंद जी के रचना सबसे ये लगातार जिस तरह वो रचना कर रहे थे उससे ये पता चलता है कि वो काना पतियारी मतलब अंधविश्वासी और रूढ़िवादी मतलब पुराने विचारधारा को मानने वाले नहीं थे। जैसन जुग तैसन चाइल और विचार होवे चाहिए बा जनेक हवा बोहे तने पीठ ओढ़ा
तैर जुगे के अनुसार अपन विचार बदलते गेला और आगू बढ़ते गेला। बोल रहे कि जिस तरह का आंधी चल रहा था उसी तरफ अपने पीठ करके, मतलब जिस तरह का समाज है उसी तरह अपना सोच को बदल के वो रचना किए और उसी में आगे बढ़ते गए। वो अपन विश्वास आस्था धारणा गुलेन के अपने ही जज लेखे तोली मांझी के भयारले गेला। वो प्रेमचंद जी अपना विश्वास आस्था धारणा गुलेन के अपने ही जज जैसा अपने ही तोले मांझे, ठीक है, और ठीक है भरलाई गेला। जेटा बेस बुझलक तकरा राखला और जेटा जुगले बाहर बा पेछुक बुझला बा जिंदगी आया पतियार के फर्क बुझलती तकरा छोड़ देला। प्रेमचंद जी जिनको लगा कि ये जो है नहीं लिखना चाहिए उसको नहीं लिखा, और जो लगा कि हाँ भाई ये आया जिंदगी के बारे में बताता है तो उनको वो शामिल किए और अपने रचना में लिखे। ऐसा हिम्मत काम बिरले साहित्यकारे पावल जा है। ये सब हिम्मत का जो काम है समाज के बारे में लिखने का जो काम है वो सिर्फ साहित्यकार के ही अंदर पाया जाता है। पुनरुत्थान सुधारवादी आंदोलन से लेकर गांधीवादी विचार तक और राष्ट्र पूंजीवाद से विज्ञानी समाजवाद के मरफाइत वर्गहीन समाज क्लासलेस सोसाइटी और क्रांति के सपना तक प्रेमचंद जी विचारक एगो खूब ढंगा और औसार डहर के नापले रहते और यह विचारक यात्राटा रचनाक यात्रा रहें। ठीक है, प्रेमचंद जी शुरू घड़ी कहानियन के गोछ संकलन के नाम सोजे वतन रहे। प्रेमचंद जी के सबसे शुरू घड़ी के वो कहानी के गोछ मतलब कहानी संकलन का नाम क्या था तो सोजे वतन। ये गोछ के कहानी गुलेने भारत एक स्वतंत्रता के हथवाए बा पावे चेष्टा टाके बड़ी रोमांटिक बा भावे भरल बखान पावा है। ये जो सोजे वतन था इसमें किस तरह भारत स्वतंत्र हो सकता है, किस तरह भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है उसको बहुत रोमांटिक तरीके से बताया गया था। ठीक है, और भाव में भरा हुआ बताया गया था। ये कहानियन के देखवल गेल है जे स्वतंत्रता सब ले बड़का चीज लागे और सहीटा जिंदगी के लक्ष्य और तकर खातिर प्राण देना सबले सुपट काम हके। बोल रहे कि इस रचना में दिखाया गया था कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा चीज है और वही सिर्फ जिंदगी का लक्ष्य है और उसके पाने के लिए प्राण दे देना कोई मतलब सबसे छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। स्वतंत्रता के लिए जान दे देना सबसे सीधा काम है, सबसे अच्छा काम है। ठीक है, इस तरह वो सुपट मतलब ऐसा होता है। सुसंतरा मतलब स्वतंत्रता अपन जिंदगियों ले बोड़ और तकर खातिर जिंदगी सब जिनिष्टा त्याग देनाई जिंदगी असली माने बुझ जाहल। ठीक है, क्या था कि स्वतंत्रता अपन जिंदगी ले बढ़ स्वतंत्रता को अपनी जिंदगी से बड़ा और उसके लिए जिंदगी का सब चीज त्याग देना जिंदगी का असली मकसद बुझा रहा था। ये किताब सोजे वदन के देख के तखने अंग्रेज सरकार थरथराई गेल रहे। ये सोजे वतन जो उस समय लिखे थे प्रेमचंद जी वो देखकर अंग्रेज लोग एकदम थरथरा गए, मतलब डर से एकदम कांप गए। हमीरपुर मतलब उत्तर प्रदेश अंग्रेज कलेक्टर वो किताब के होली जराई देले रहे और खिसाई के कहले रहे खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना हाथ काट लिए जाते तुम्हारे। ठीक है, तो ये जो है जब पढ़े अंग्रेज लोग जब पढ़े सोजे वतन को तो पूरा डर गए। ठीक है, और पूरा गुस्सा होके बोले कि खैर मनाओ और उसको जला भी दिए, सोजे वतन को जला दिए। ठीक है, आप लोग जीके में भी पढ़े होंगे ना कि प्रेमचंद जी की कौन सा साहित्य था जो अंग्रेज ने जला दिया, तो सोजे वतन। ठीक है, तो जला दिए और खिस्सा के मतलब गुस्सा होके वो अंग्रेज बोले भी थे। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के कलेक्टर थे, वो बोले थे कि खैर मनाओ कि तुम मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना तुम्हारे हाथ काट लिए जाते प्रेमचंद जी को। ठीक है, तो प्रेमचंद जी अपन साहित्य के सृजन आया दुनिया के देख देख के कर ले रहते। प्रेमचंद जी अब कैसा साहित्य किए हैं तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि दुनिया जिस तरह दुनिया है उसको देख देख के लिखते थे। सही ले ओकर साहित्य तकनीक समाजक हालत और दुख दर्द कहानी पावा है, इसीलिए उनके साहित्य में उस समय के समाज के दुख दर्द मिलता है। ठीक है, और खराब हालत को भी दिखाते हैं। तकनीक समाज अन्याय और शोषण के जब बली रहे तकर ऊपरे प्रेमचंद जी की नाराजगी टा साफ साफ झलक है। बोल रहे कि उस समय के समाज में जिस तरह का अन्याय शोषण जिस तरह बढ़ा हुआ था, ठीक है, उस पर प्रेमचंद जी की नाराजगी साफ साफ झलकता है ये सब रचना से। आर तकर समाधान प्रेमचंद जी
अपन तरीकाई देखवलत और उसके समाधान भी प्रेमचंद जी दिखाए हैं अपने तरीका से। सही घड़ी एगो नाम जज का कहानी नमक का दरोगा, उस समय का एक नाम जज का फेमस कहानी था नमक का दरोगा। ये कहानी नायक बंसीधर के कहानी खलनायक ओलीपदीन 1 लाख रुपया घूस दिए खोजा है। जानते नमक का दरोगा क्या था कि नमक का दरोगा में जो नायक होता है बंसीधर, नायक बंसीधर एक ऑफिसर होता है, ठीक है, छोटा एक ऑफिसर होता है। चलिए हम लोग पढ़ लेते, लिखा हुआ है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, समय भी कम लगेगा, ठीक है। तो नमक का दरोगा में क्या था, ई कहानी नायक बंसीधर के कहानी खलनायक ओलीपदीन 1 लाख रुपया घूस दिए खोजा है अपन इज्जत बचावे खातिर की लेकी ओलीपदीन एगो बड़का जोरगर वही वाला ठेकेदार रहे और उ निमक के कारोबार लुकाई चोराई के कर हलक। तखन निमक बड़ी महंगा जिनिस रहे, मकिन बंसीधर उ 1 लाख रुपया घूस के नजरों उठाई के नहीं देखले और ओलीपदीन के हाथे हाथगड़ी पिंधाई के कचहरी भेज दिले। उ बंसीधर ई बात के बेस भावे बुझ हलक कि ओलीपदीन बहुत बड़ आदमी बड़का सोर्स वाला हके, बड़का बड़का साहेब सुबह ठीन उठन बैठन है। तैयो बंसीधर कटको नाई डरैलक की ले की ओकर ठीन ईमानदारी के एगो बड़का ढाल रहे। उ कटको अपन कर्तव्य से टस से मस नहीं भेलक, मकिन ओलीपदीन तो अजगड़ बोनेक बाघ रहे। इस अगाध वन के मतलब अजगड़ बोनेक बाघ मतलब ये पूछ सकता है, अजगड़ बोनेक बाघ मतलब क्या होता है, बहुत मजबूत आदमी, ठीक है, जिसका बहुत सोर्स पर भी हो। बड़का बड़का आला अफसर ओकर भगत ओकर मुख्तार ओकर हुकुम बजबजैया अमला चौला नौकर चाकर और चपरासी तपरासी तो ओकर बिन दामेक गुलाम मतलब बिना दामेक गुलाम रहते। धनक बोले उ की नहीं कर हला, केस मुकदमा भेलै। देखिए दोस्तों यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है। ओलीपदीन एक बड़ा ठेकेदार है और उस समय नमक जो है बहुत महंगा चीज़ था, आसानी से नहीं मिलता था। वो नुका चुरा के नमक जो है बेचता है, ठीक है। तो ये जो बंसीधर था वो उस समय छोटा एक अफसर था, तो उसको 1 लाख रुपए घूस देता है कि ठीक है हम नमक बेचेंगे, तुम किसी को मत बोलना। लेकिन वो घूस नहीं लेता है, उल्टा ओलीपदीन को हथकड़ी पहना देता है, ये जानते हुए भी कि ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और इसका सोर्स पर भी बहुत बड़ा है, ठीक है, फिर भी वो उसको हथकड़ी पहना देता है। आगे क्या होता है, केस मुकदमा भेलक, अदालत ओलीपदीन के बाइज्जत रिहाई कर दे है, ठीक है। केस मुकदमा हुआ तो ओलीपदीन जो है बाइज्जत बरी हो जाता है, ठीक है, बाइज्जत रिहा कर दिया, भाई पैसा है ना। और बंसीधर दरोगा नौकरी से डिसमिस भेजा है। अच्छा बंसीधर ना दरोगा है, ठीक है, दरोगा है, ये पुलिस है, ठीक है। बंसीधर दरोगा जो है नौकरी से इनको डिसमिस कर दिया जाता है। देखिए जो गलती किया उसको बरी कर दिया गया और जो ईमानदार था उसको नौकरी से हटा दिया गया, नौकरी से एकदम हटा दिया गया। डिसमिस मतलब पूरी तरीके से हटा दिया गया, ठीक है, रिमूव फ्रॉम सर्विस। कहानी जो दी हिये सिराय जेतलक तैयो काम चल जेतलक, मकिन प्रेमचंद के तखन ई बात स्वीकार नहीं रहें। उनकर विचार रहें कि ई पैत आदमी के भीतर बैस और बेकार दू किस्म के आदमी बास करे है और पैत आदमी के भीतर के बेकार आदमी के मोरावल जाय पारे और बैस के जियावल जाय पारे। एकरा उ कहल रहते हृदय परिवर्तन। और इसको ये बोले हैं, देखिए हर आदमी के अंदर में खराब और अच्छा दोनों आदमी पाया जाता है। आदमी अगर चाहे तो अपने अंदर के खराब चीज़ को मार सकता है और अच्छा चीज़ को जगा सकता है, उगा सकता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट। प्रेमचंद जी के ई हृदय परिवर्तन कूटपाद मतलब अटूट पतियार रहन, सुपट टान रहन। ई पतियार टा ओखर मने गांधी जी चलते बैठ गेल रहन। गांधी जी हृदय परिवर्तन पर बड़ी जोर देहल थी तखन। सही लागिन प्रेमचंद जी पतियार रहन कि बेकारेक ऊपर बैस के जीत संभव, विजय संभव है, ठीक है। बोल रहे थे कि प्रेमचंद जी ऐसा मानते थे कि बेकार के ऊपर अच्छा का जीत संभव है। और यह विशेषक चलते नमक का दरोगा कनिए वो ओलीपदीन के बंसीधर ठीन भेज देहत। ओलीपदीन जो है मतलब यही चीज़ को कि भाई खराब, हर आदमी के अंदर खराब और अच्छा दोनों चीज़ होता है। आदमी अगर चाहे तो अपने अंदर के खराब चीज़ को हटा के और अच्छा चीज़ उसमें मतलब अच्छा खराब चीज़ को मार सकता है और अच्छा चीज़ को जगा सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ सोच के इनको रचना में अपना दिखाना था। तो क्या करते हैं कि उसके बाद कहानी के बाद जो ओलीपदीन था जिसके कारण बंसीधर का नौकरी जिससे डिसमिस हो गया है, तो वही ओलीपदीन बंसीधर का घर जाता है, ठीक है।
ओलीपदीन बंसीधर के ईमानदारी के बखान कर है। ओलीपदीन क्या करता है कि बंसीधर का जो ईमानदारी था उसका वो फिर भी मतलब बखान करता, मतलब व्याख्या करते हैं, और इज्जत कर है और बंसीधर के अपन मैनेजर बहाल कर दे है। देखिए जाने, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्ट है ना तो आप हमेशा सुखी रहिएगा, ठीक है, और आपको इसका फल जो है मिलेगा। तो हमेशा ऑनेस्ट रहने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो बंसीधर जो है देखिए, इसको भी एक ऐसा ऑनेस्ट पर्सन चाहिए था जो कि बंसीधर जैसा है। ओलीपदीन को भी एक ऐसा चाहिए था जो बंसीधर जैसा हो, और इसको वो मिल जाता है, ठीक है। बंसीधर को अपना मैनेजर बना लेता है, ठीक है। मनक ईमानदारी के इनाम बंसीधर के मिला है। ईमानदारी का इनाम बंसीधर को मिल जाता है। मनक नैतिक चेतना टा प्रेमचंद जी कहनिक करजी फोक्सी रहे, ठीक है। नैतिक चेतना की नैतिक ईमानदारी जो है होना चाहिए, ठीक है। नैतिक चेतना टा प्रेमचंद जी कहनिक करजी फोक्सी रहे। बीसी मतलब मेरुदंड, हम लोग का जो बीसी मतलब होता है, जो स्पाइनल कोड होता है ना, उसी को हम लोग बीसी बोलते हैं। बीसी रहे मतलब ये वही नैतिक चेतना ही प्रेमचंद जी के कहानी का बीसी है, मतलब रीढ़ का हड्डी है। इतने नहीं, ई नैतिक मूल्य व नैतिक चेतनाटा ओकर जिंदगी अंशित रहे, ठीक है। यही नैतिक चेतना उनकी जिंदगी का अंशित है। सही ले नैतिक चेतना के ऊपर ओकर इतना भारी टान रहे कि कोनो नि कोनो रकम अपन कहानी उपन्यासे ओहटाई के विषय बनावहत, ठीक है। नैतिक चेतना के ऊपर इनका इतना टान था कि किसी न किसी भाव से, किसी न किसी तरीका से वो उसी को अपने रचना का विषय बनाते हैं। ये भावे प्रेमचंद जी एगो आदर्श समाज के रचना कर रहत, ओकर आदर्श सृष्टि मतलब आदर्श सृष्टि की रहे, एकर जवाब प्रेमचंद मुहे ई भावे रहे। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं उसके अनुसार मेरी सृष्टि में जमींदार रहेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, आदर्श सृष्टि प्रेमचंद किस तरह सोचते थे कि आदर्श सृष्टि एक ऐसा होना चाहिए कि जमींदार नहीं रहे उस सृष्टि में। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन करके किसान के पास सारी जमीन का अधिकार आ जाएगा। ऐसा आदर्श समाज निर्मित होना चाहिए, यह मेरा ध्येय समय समय पर उपन्यास में व्यक्त हुआ है, ठीक है। प्रेमचंद जी बोलते थे कि ऐसा मतलब ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसा सृष्टि हो जाना चाहिए जिसमें जमीन का अधिकार किसान के पास आ जाए, ठीक है। महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं। जिस प्रकार से कहते हैं उस प्रकार हृदय परिवर्तन पर मेरा जोर है। जिस तरह महात्मा गांधी बोलते हैं उसी तरह से हृदय परिवर्तन पर मेरा भी जोर है। यह मेरा मत है कि जबरदस्ती से किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के बजाय प्रेम से ही यह परिवर्तन होना चाहिए। बोलते हैं कि जबरदस्ती से कोई प्रकार का परिवर्तन लाने के बजाय प्रेम से परिवर्तन लाना चाहिए। इसीलिए जमींदार स्वयं ही जमीन पर से अपना अधिकार छोड़ दे तो झगड़ा कहाँ रहा, ठीक है। तो जमींदार लोग जो है वो स्वयं ही जमीन से अपना कब्जा छोड़ दे, अपना अधिकार छोड़ दे तो झगड़ा होगा ही नहीं। ऐसा ने हृदय परिवर्तन एक बीसी मतलब इस तरह जमींदार लोग का इस तरह हृदय परिवर्तन होना चाहिए कि अपने से उन लोग जमीन का मालिकाना हक छोड़ दे, ठीक है। फिर झगड़ा झाटी कुछ नहीं रहे। ऐसा नहीं, हृदय परिवर्तन एक बीसी वाला प्रेमचंद जी कहानी गुलेने एगो लेतारे मतलब श्रृंखला है। ये कहानी गुलेने स्वराज आंदोलन संयुक्त परिवारिक रखा मतलब संयुक्त परिवार। देखिए स्वराज आंदोलन, संयुक्त परिवार में रहना, जमींदार महाजनक घनी चक्री पिसाइत गरीब जनता, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृतिक चमके चौंधियाल रहे बाबू किस्में मजदूरिया लोक परमीन मतलब अछूत लोकेक हालत, हिंदू मुसलमानक धर्मिक समस्या, हिंदू समाजिक बिहा शादी परिचल बेड़ाइल चाइल आरो कते कते किस्में समस्या चर्चा करते करते आखिर में हृदय परिवर्तन तक पहुँचे हथ आर अचक्के सब समस्या सिराय जाए मने कोनो समस्या नहीं रह जा है। हृदय परिवर्तन आगू, ठीक है। सोवियत रूस कर उलगुलान मतलब राज्य क्रांति 1917-18 के पेछू प्रेमचंद साहित्यिक समाजवादी विचारक आटा पाटा पावा है। प्रेमचंद जी समाजवाद और वर्गहीन मतलब क्लासलेस समाजिक कल्पना कर रहत। एकर उपन्यास प्रेमा आश्रम 1918-19 के माझा माझी लिखल है गेल है। तकर में ढेर समाजवादी आटा पाटा है। एगो पटतर देखा, चुनाव के समय भिखारियों
की तरह द्वार द्वार घूमते फिरते हैं, लेकिन मेंबर होते ही राजा बन बैठते हैं। उस कठिन तपस्या का फल यह निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। यह बड़ी भूल है कि मेंबरों की एक निर्दिष्ट काल के लिए रखा जाता है। वोटरों का अधिकार होना चाहिए कि जब किसी सदस्य को जी चुराते देखे तो उसका पदच्युत कर दे। ठीक है, ये प्रेमाश्रम में ये प्रेमचंद जी लिखे हैं कि चुनाव के समय नेता लोग जो है द्वार द्वार भटकते हैं, द्वार द्वार घूमते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते ही क्या होते हैं कि वो राजा बन बैठते हैं। ठीक है, राजा बन बैठते हैं, और तो राजा बन बैठते हैं। तो इसीलिए ये बोले हैं कि ऐसा नियम होना चाहिए कि लोग जब चाहे तब उन लोगों, जब देखे कि भाई ये जी चुरा रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, तब उसके पद से हटा सकता है। इस तरह रहना चाहिए। ये प्रेमाश्रम का पेज नंबर 32 में लिखा हुआ है। ठीक है, यह सब रंगे हुए सियार है, लुटेरे का जत्था है, लुटेरों का जत्था है। किसी को खबर नहीं कि गरीबों पर क्या बीत रही है, किसी के हृदय पर दया नहीं। कोई राजा है, कोई तालुकदार, कोई महाजन, सभी गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों की झोपड़ी में सेंध लगाते हैं, और यहाँ आकर देश की अवनति का पचड़ा गाते हैं। ये प्रेमाश्रम का पेज नंबर 102 के 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे ये सब हिंदी है दोस्तों, समझ आता होगा। यह उपन्यासक एगो पत्र प्रेमा शंकर अपन वर्ग मनेक अपन जाइत गोतिया के छोड़ के गाँवेक चिपाइल जाइतेक लोकेक माझे जाय के प्रेमाश्रम प्रेमेक कुंभा प्रेमेक आश्रम बनाव है, और ऊ गोटे गाँवेक हेजा मारा लोकेक गोठियाव है, और अपन जमीन ओकिन के मध्य बैठ दे है। ठीक है, ये प्रेमाश्रम उपन्यास में एक प्रेम शंकर नाम का आदमी रहता है। प्रेम शंकर नाम का आदमी रहता है। वो अपना वर्ग, अपना जात गोतिया को छोड़ के, और एक छोटा जात जो कि दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उन लोगों के मध्य जाके एक प्रेम आश्रम नाम से कुंभा बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। और गोटे गाँव में खेंजा मारा, मतलब एकदम हेंजा मारा लोग जो बहुत मतलब खराब परिस्थिति में होता है, उन लोगों को एकजुट करते हैं और अपना जमीन उन लोगों के बीच बांट देते हैं। प्रेमचंद जी कथा साहित्यक दोसर का दौर मनेक माझा माझी काल आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद से गते गते वस्तुपरक यथार्थवाद में बदल जा है। ई घड़ी प्रेमचंद सोझे भावुक लोक नाय मनेक उ कोनो चीज स्थिति आर जीवनक प्रसंग के सोझे भावुक है के नाय देखत। ठीक है, प्रेमचंद जी कथा साहित्यक दोसर दौर मनेक माझा माझी काल के आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से गते गते वस्तुपरक यथार्थवाद में बदल जाए। आदर्श मुख्य यथार्थवाद से अब जो है प्रेमचंद जी धीरे धीरे वस्तुपरक यथार्थवाद में बदल जाते हैं। अब इस घड़ी में प्रेमचंद सोझे भावुक लोग नाय मनेक उ कोनो चीज स्थिति जीवनक प्रसंग के सोझे भावुक है के नाय देखत। एकर मने ठेन मेस तो है, असंतोष आर असहमति तो है, विरोध के भाव तो है, अन्याय देख के एकर मन तो राजी नाई, तैयो प्रेमचंद जी संघर्ष लाई तैयार नाई, लड़ते तय नाई। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके समाज के की भावे सरियावल जाय पारे सेटा ओकरा बुझने नहीं आवेन। ओकर सोचना रहन कि लड़ाई झगड़ा तो है के बर्बादी घार, फिर लड़ाई करके समाज की लखे सुधर तक। पुरना घर के तोड़ के नवा घर बनवे बाटे ओकर ध्यान नाय रहे, बिचकुन पुराना घर के ओवायर लेसा मुंदा करके चमकुए रहें। एगो कहानी है समस्या नाम का करनायक भारतक आज़ादी आर सुराइज लाई अहिंसा की लड़ाई, मैंने बिना झगड़ा जाति की लड़ाई, अहिंसा मतलब बिना झगड़ा जाति का लड़ाई लड़वैया लोग के कह है। क्या कह रहा है देखिए, एगो जो इनका और रचना है समस्या नाम का, उसमें नायक जो है वो भारत के आज़ादी अहिंसा के द्वारा आज़ादी को लेकर आदमी मतलब जो लड़ रहे हैं आज़ादी की लड़ाई, उन लोगों से क्या बोलते हैं, अपन काम करना और अपनी दशा संतोष रखना यह आपका आदर्श है, लेकिन आपका यह देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। क्या बोले थे कि आपका काम करना और अपनी दशा संतोष रखना यह आपका आदर्श तो है, लेकिन आपका यही देवत्व क्या करता है कि आपकी सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। समाजे धन के बैठल महत मानुष ले बेसी महत धन के दिए चाइल के खिलाफ प्रेमचंद कलम बराबर लड़े है। ठीक है,
तो समाज में धन का सबसे ज़्यादा महत्व और मनुष्य से ज़्यादा महत्व धन का देने के चाल के खिलाफ प्रेमचंद जी का कलम हमेशा चलते हैं कि नहीं, मनुष्य को पहले देखो, धन को नहीं। प्रेमचंद के कहे कि ई महाजनी सभ्यता धन मानुष के गुलाम बनावो है। प्रेमचंद के कहना रहे मानुष ले बड़ क्यों नाय, मानुष गोटे दुनिया के बनवैया मानुषे पैसा कौड़ी सभे बनावे है। ई पैसा कौड़ी ले कम महत्व आदमी के की ले देल जा है। बोल रहे हैं कि आदमी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, आदमी से बड़ा कोई नहीं है। पैसा का उतना महत्व नहीं है कि आदमी से बड़ा हो जाए, पैसा भी तो आखिरकार आदमी ही बनाता है, फिर आदमी से बड़ा पैसा कैसे हो जाता है, ठीक है। ये तो आदमी के नासमझी बेअक्ले काम, ठीक है। ये तो जो इस तरह जो सोचते हैं कि आदमी से ज़्यादा पैसा का मूल्य है, तो ये आदमी लोग का नासमझी और बेअकल का काम है। रंगभूमि उपन्यासक नायक राजा महेंद्र कहत, देखिए मेन उधर सर ना प्रेमचंद जी का मेन मतलब जो है सारा लेखनी का वर्णन थोड़ा थोड़ा किए हुए हैं, ठीक है। अब रंगभूमि नाम का एक प्रेमचंद जी का उपन्यास है, इसमें नायक कौन रहते हैं, तो राजा महेंद्र रहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि जनवाद और साम्यवाद का संपत्ति के बेर है, जनवाद और साम्यवाद का संपत्ति से बेर है। मैं उस समय तक साम्यवादियों का साथ ना दूंगा जब तक मन में यह निश्चय ना कर लूं कि अपनी संपत्ति त्याग दूंगा। मैं वचन से साम्यवाद का अनुगामी बनकर कर्म से उनका विरोधी बनना नहीं चाहता हूं, ठीक है। ये राजा महेंद्र बोलते हैं, ठीक है। मोटा मोटी बोले हैं प्रेमचंद जी कि आदमी को कैसा होना चाहिए, जो बहुत अमीर है, बहुत सक्षम है, उसको गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। वो गरीब जो होते हैं वो भी मनुष्य है, ठीक है, उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जब आपके पास बहुत संपत्ति है, जमा करके क्या करिएगा, उन लोगों में अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। उन लोगों को भी, जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को भी ऊपर उठाना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए, उन लोगों का साथ देना चाहिए। न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रेमचंद जी अपन खीस मने गुस्सा देखवल है। यह न्याय नहीं अन्याय का गोरख धंधा है, ये भी रंगभूमि में वो लिखे हैं, ठीक है। न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रेमचंद जी का गुस्सा एकदम फूट पड़ा है, ठीक है। और वो बोलते हैं कि ये न्याय नहीं अन्याय का गोरख धंधा है, न्याय नहीं न्याय का गोरख धंधा है, ये भी धंधा है, ये भी रंगभूमि में लिखा हुआ है। प्रेमचंद जी एक बाटे माना हत कि धर्म व मजहब सामाजिक चेठा मतलब सामाजिक चेतना और विज्ञानिक चेठा मतलब वैज्ञानिक चेतना का डरे आया रोड़ा हके। प्रेमचंद जी क्या मानते हैं कि एक बाटे माना हत कि धर्म व मजहब सामाजिक चेठा मतलब सामाजिक चेतना और वैज्ञानिक चेठा मतलब वैज्ञानिक चेतना का डहरे आया रोढ़ा हके। धर्म का स्तंभ मनुष्य का भाई है, धर्म सिर्फ क्या है कि मनुष्य का भाई है। ये भी रंगभूमि में पेज नंबर 60 पे लिखे हैं। सवा शेर गेहूं कहनिए शंकर नामक, अब देखिए सवा शेर गेहूं के बारे में बता रहे हैं। सवा शेर गेहूं कहनिए शंकर नामक एगो सोझा सजा किसान अपन घरे आयल एगो साधुक मर्याद करे के लागी गाँव के पाड़े घर ले, ठीक है। पाड़े उस पाड़े का नाम क्या रहता है, तो कुछ प्रसाद महाराज नाम रहता है, ठीक है। सवा शेर गेहूं पैसा मांग के आना है। पांडे जी साल भर 2 बेर खरियानी ले हलत मतलब साल में पाड़े बहुत अमीर है, साल में 2 बार खरियानी करता है, मतलब 2 बार फसल करता है, एक बार खरीफ और एक बार रबी, ठीक है। और जो ये शंकर जो होता है वो क्या करता है कि उसके घर में एक साधु आया हुआ रहता है, तो वो उसी पहाड़ी के घर से थोड़ा गेहूं मांग के, सवा शेर गेहूं मांग के और उसको साधु को दे देता है। शंकर अपन मन ही मन सोचलक ई सवा शेर गेहूं पाड़े जी के की तर के घुरबन घुराई देले लाज लाग है, ठीक है। और शंकर जो है मन ही मन में, शंकर सीधा साधा आदमी है भाई। जो नॉर्मल आदमी होते हैं ना, जो थोड़ा गरीब आदमी होते हैं या थोड़ा मिडिल फैमिली से होते हैं, वो सीधा साधा होता है। वो मन ही मन सोच लिया कि भाई ये तो उतना अमीर आदमी है, 2-2 बार अपने घर में मतलब 2-2 बार अपने खेतों में फसल उगाते हैं, ठीक है। उसको हम सवा शेर गेहूं घुमाने में इसको शर्म आया कि क्यों घुमाने में खराब लगेगा, उसको लेने में भी खराब लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, ई सवा शेर गेहूं पाड़े जी के ई तरी की गुरुबन घुराई देले लाज लाग है। एक काम करहो पाड़े जी ई बेर जखन खरियानी ले अता तखन पसेरी भर खरियानी ले से शेर 2 शेर बेसिए लगाई के दे देबन। बोल रहा है कि इस बार जो है
पाड़े जी जखन खरियानी लेने आएंगे, भाई इन लोग पाड़े जी जमींदारी देख रहे हैं ना, इन लोग का जो खरियान है सबसे टैक्स लेंगे। तो जब खरियानी लेने आएंगे पाड़े जी, तब हम बिना बोले उनको थोड़ा ज़्यादा दे देंगे गेहूँ। पाड़े जी बुझिए जेता आर हमहू बुझ जाए, बोल रहा है कि पाड़े जी भी ये चीज़ बुझ जाएंगे और हम भी बुझ जाएंगे। चैत महीना पाड़े जी खरियानी उगा है अला तो शंकर की करलक कि 1.5 पसेरी गहूम मने 7-8 सेर दे देलक। शंकर मने मन अपन के पाड़े जी औरिक बुझ लेलक। ठीक है, शंकर मने मन वो समझ लिया कि भाई दे दिए, तो सोचा पाड़े जी जो है समझ गए होंगे कि हमको ज़्यादा दे दिया। ई मांझे 7 बडर बीत गए और यही बीच जो है 7 बच्छर बीत गया। घारे घारे जाई के पैकरा मंगवैया पाड़े ई मांझे मंगतू से महाजन भई गेलक। अब घर घर में पाड़े जो है जो जाकर मांगते थे गेहूँ, वो मांगने से अब महाजन हो गया, मतलब अब देना कंपलसरी हो गया उसको। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम जमींदार बता दिए थे। ये पाड़े जी ऐसे थे जो मतलब ब्राह्मण थे, जो घर घर में जाके वो ऐसे ही ले लेते थे सबके घर से फसल थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो तो पहले मांगना शुरू किए थे, लेकिन मांगते मांगते वो महाजन बन जाते हैं, मतलब देना ही होगा कंपलसरी। ठीक है, महाजन बन गेलक, लहना तगादा करे लगला और शंकर किसान से मजूर भई गेलक। ठीक है, अब जो है वो पाड़े जो है तगादा करने लगे, मांगने से पहले तो मांगता था, अब तगादा करने लगे कि नहीं देना ही होगा। और शंकर कैसा हो गया, किसान से मजदूर बन गया। एक दिन पाड़े जी हिसाब लगवाला, कागज पत्तर काट कूट करला और शंकर के बेलाई मंगाई के कहा। तो अब जो है एक दिन पाड़े जी पूरा हिसाब लगाया और पूरा अपना कागज में एकदम हिसाब किताब किया और शंकर को बुलाया और क्या बोल रहा है, तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़ा है और तू देने का नाम नहीं लेता, हजम करने का मन है क्या। देखिए यही है पाड़े जी, बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ 5 वो जो 1.25 सेर गेहूँ लिया था ब्राह्मण साधु को देने के लिए, वो अब बढ़ के कितना हो गया है, 5 मन हो गया है। ठीक है, बोलता है कि यहाँ तेरे यहाँ जो 5.5 मन हो गया, 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़ा है और तू देने का नाम नहीं करता है, तुम हजम करने का फिराक में है क्या। इतना सुनती शंकर के तो हाइचक बुझाए जा है, बेचारा सोझा सोझी किसान पाड़े फरफंदी में बाज जा है। 5.5 मन गेहूं एक मसूत की लेखे पाड़े देता, गाछे बकला जे ओकर गाते नहीं। ठीक है, गाछ में बकला है, मतलब गाछ में छिलका रहता है, लेकिन उसके शरीर में कपड़ा नहीं है। इस तरह अभी उसका स्थिति है। और इसमें अब जो है वो पाड़े कितना 5.5 मन गेहूं मांग दिया है। पाड़े जी ओकरा लोक परलोक नाना रकम के डर भई देखवहत और तनी रुपया की सैकड़ा सूद के दर से कागज लिया ले हत। ठीक है, अब शंकर पाड़े जी ऋण सोधे ले पाड़े घरे कमियां धांगर बन जाए। देखिए, ठीक है, शंकर को वो पाड़े जो है बहुत विभिन्न प्रकार के डर भय दिखाते हैं और 3 रुपया बोलता है कि तुम अगर नहीं दिया, वो 1.25 सेर गेहूँ अगर हम नहीं चुकाया तो 3 रुपया सैकड़ा से सूद उसमें जुड़ने लगेगा। ठीक है, अब शंकर क्या करता है कि उसके घर में नौकर बन जाता है, काम करने लगता है। शंकर के पाड़े घरे खटेत खटेत जंगरा ढाल गेलय, काया सिराई गेलय, मकिन पाड़े जी सूद रुपया बाढ़ले गेलय। शंकर का वो पाड़े के घर में एकदम काम करते करते उसका एकदम शरीर एकदम खराब हो गया, वो मर गया, लेकिन उसका सूद जो है बढ़ते गया। शंकर के मोरल पहर तक ओकर माथाई पाड़े के 120 रुपया चगले रहले। अब शंकर मर गया काम कर करके उसके घर में, फिर भी पैसा शोध नहीं हुआ, अभी भी 120 रुपये उसके नाम पे चढ़ा हुआ रह गया। पाड़े जी सोचल जे शंकर अपन ऋण शोधे लागिन, जते तकलीफ सहलक, मकिन भगवाने घर कम से कम सुख तो मिले। ठीक है, शंकर अपन ऋण शोधे लागिन, जते तकलीफ सहलक। पाड़े क्या बोले कि शंकर जो है बहुत अपना ऋण शोधने के लिए बहुत कष्ट किया, चलो भगवान के घर में उसको सुख मिलेगा। और सुख मिलता कैसे, जब ऋण शोध तब तक। ठीक है, ऋण तो चघल है 120 रुपया, तब एक उपाय उ ऋण के शोधे ले शंकर के जवान बेटा नरेटी धर लेला। अब देखिए वो बोलता है कि शंकर के जीव का शांति वहाँ पे कैसे मिलेगा। 120 रुपये उसका अभी भी चढ़ा हुआ है और उसको शोधने के लिए अब उसका जवान बेटा था, उसका नट्टी वो पकड़ लिया कि अब तुम काम करो। उ ऋण के शोधे ले शंकर के बेटाव सिराई जाए, मकिन ऋण चगले रहे।
देखिए दोस्तों, यही था सवा सेर गेहूँ। ठीक है, वो ऋण शोधने के लिए शंकर का बेटा भी मर जाता है उसके घर में काम कर करके, लेकिन फिर भी उसका ऋण चगले का चगले रह गया। प्रेमचंद जी कहनी गुलेन के कते कते पात्र गुलेन पाप परलोकेक डर धर्मेक डरे कते कते किस्मेक दुख सहत अपन गरीबी हालत अपन दुख के बुझात जय ई तो पूर्व जन्मे कमाई आर एगो अजगबती बात जे ई पूर्व जन्मे कमाई आर लोक परलोकेक डर बामनवन के नाय डर है तो ओहे गरीब लोकवन के हेंजा मारा लोकवन के। ठीक है, ये सब डर जो है, जो भगवान का डर हो गया और भी जितना डर है, ये ब्राह्मण लोग को नहीं है। डर किसको है? सिर्फ हेंजा मारा लोग को, छोटे लोगों को। ठीक है, बोल रहे हैं कि प्रेमचंद जी के कहानी गुलेने कते कते पात्र गुलेन पाप परलोक डर धर्मेक डरे कते कते किस्मेक दुख सहत अपन गरीब हालत अपन दुख के बुझात जय ई तो पूर्व जन्म में कमाई। हम गरीब लोग क्या समझ लेते हैं कि मेरा जो दुख हो रहा है वो पूर्व जन्म का, मतलब इसके पिछले साल, मतलब पिछले जन्म का मेरा कमाई है, इसीलिए हमको इस तरह का जो है दुख सहना पड़ रहा है। और एक अजगैती बात है कि ये पूर्व जन्म का कमाई का डर हो गया, लोक परलोक का डर हो गया। ये सिर्फ ये ब्राह्मण लोग को नहीं, सिर्फ किसका है तो गरीब आदमी को है, हेंजा मारा लोग को है। सवा सेर गेहूँ कनिए जखन शंकर पाणी जी से कह है ए पाड़े बाबा तोहर जतना बाकी डाकी हल से हिये सोध रखबो भगवान गारे बिन ऋण शोधले की लखे जाओ ई जन्मे तो ठोकर खाइए लागल हो अगलो जन्म खातिर की ले काटा रोपो। ठीक है, देखिए कितना सीधा साधा शंकर आदमी है। बोलता है कि ये पाड़े बाबा जो भी ऋण कर्जा है मेरा आपके घर में वो सब यहीं पे शोध के हम जाएंगे। ठीक है, और नहीं शोध के जाएं तो मेरा जो अगला जन्म होगा वो भी इसी तरह हम गरीब पैदा लेंगे। देखिए ये सब अंधविश्वास को एकदम छोड़ दीजिए। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं एकदम अपने घर में भी बोलिए और इस तरह के अंधविश्वास को एकदम छोड़ दीजिए। ठीक है, तभी आप लोग जीवन में आगे बढ़ पाइएगा। ये जो कसम का डर है, क्रिया का डर है, भगवान का डर है, भूत का डर है, ब्राह्मण का डर है, ये सब छोड़ देने से आप लोग आगे बढ़ पाइएगा। शंकर बोलता है कि आगू जन्म में हम सुख से रहना चाहते हैं, अगर आपका पैसा हम बाकी रख के जाएंगे तो अगला जन्म भी मेरा ऐसा ही होगा। मकिन एक बात सुन ले पाड़े बाबा हम तो दैये देबो मकिन तोरा भगवाने के यहाँ जवाब दिए हो तो। तखन पाड़े जी कहलथिन, शंकर बोला था कि देखो पाड़े बाबा हम तो तुमको दे ही देंगे पैसा, जो आपका बाकी हम तो शोध कर ही देंगे, लेकिन आपको जो है वहाँ पे जवाब देना होगा, आप सोच लीजिए। तब देखिए ये लाइन, वहाँ का डर तो तुम्हें होगा मुझे क्यों होने लगा, वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु है, ऋषि मुनि सभी तो ब्राह्मण ही है, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बनेगा बिगड़ेगा संभाल लेंगे। देखिए हम लोग डर जाते हैं, एकदम पूजा पाठ करने लगते हैं, एकदम घर बंधवाने लगते हैं भूत के डर से पूरा। और देखिए पाड़ी क्या बोल रहा है कि वहाँ का डर तो तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा, वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही है, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बनेगा बिगड़ेगा संभाल लेंगे। ई भावे प्रेमचंद जी कहनी उपन्यास गुलिन ठाकुर बनिया सरकारी कर्मचारी जमींदार करिंदा तहसील ई सब लोग समाज के चुसवैया मतलब शोषक हथे। सैले एक बेर थोड़े आलोचना गुलेन प्रेमचंद जी के बामनेक विरोधी लेखक कहले हथिन। तो कुछ आलोचक जो है वो प्रेमचंद जी को ब्राह्मण विरोधी भी बोलते हैं। प्रेमचंद जी की रचना सृष्टि और ले पुथना तक पहुँचते पहुँचते बड़ी बदलाई गेल रहे। प्रेमचंद जी की रचना जो है वो सृष्टि और ले पुथना शुरुआत से लेके और अंतिम तक पहुँचते पहुँचते बहुत बदल गए। माने ई पुथना घड़ी, पुथना मतलब तेसरका दौर, हम लोग 3 दौर पढ़े ना ऊपर, तो वही पुथना घड़ी मतलब तेसरका दौर। कहानी उपन्यास के पढ़ले गुनले बुझा है जे प्रेमचंद जी के तकनीक समाजे खेड़ खुचरा चाइल के आया गिनाई भई गेल रहन आर ओकर समाज आर आदमी लई के पहिलका विश्वास आर धारणा हृदय परिवर्तन जैसन विचार टूट फाइट गेल रहे। क्या समाज के चूसा है आर क्या चूसा है तखिन के उ बेगर चीन ले रहथिन। सब ले बड़ बात समाज के सरियावे कामे जे हृदय परिवर्तन जैसन पहिलका विश्वास रहन, ऐसन विश्वास ई पुथना घड़ी कहनी उपन्यास से गुली नाई पवाई।
पीठे मारा और मुँहे चुम्बा। ठीक है, इसके इनके प्रेमचंद जी के लेखनी में कैसा है कि पीठ में मारना, पीछे से मारना और मुंह में चुम्मा लेना। जैसन ओलिपदिन के कूट चल के उ बुझ गेल रहते, बंशीधर के मने उठैत विद्रोह ढेव के सदा लाई निझवैया ओलिपदिन के कूट चल के प्रेमचंद जी बैस भावे बुझ गेल रहते। उ यह बात के बुझ गेल रहते कि समझौता और रुजू सलाहटा प्राय बड़का लोके शोषक मतलब शोषक के हिते बा भलाई लागिन होव है। प्रेमचंद के हृदय ई ढेवटा बराबर उठे कि लेकि एगो आदमी जाओ जिंदगी हाड़तरवा काम कर है तो यो भूखे पटपटा है। ओकर छोवा पुता डेहरे ठेंगरे ठप्पर गावले बुलहत आर दोसर का बिन गोड़ हाथ हिलावे चले चिकन खाहत। ठीक है, चिकन पिंधाहत। और कि जो पूरा मेहनत करता है, एकदम अपना हाड़ एकदम तोड़ के मेहनत करता है, उसके बच्चा, उसके छोवा पुता डहर डहर में ठप्पर गाते हैं। ठीक है, और जो ठक्कर गाते हैं गावे बुलहत। और दोसर बात देखिए आप लोग, गोड़ हाथ चलवाही चिकन खा है। ठीक है, चिकन पिंधे है। अच्छा दोसर का, अच्छा ठीक है, एक तरफ हो गया गरीब आदमी कि पूरा मेहनत करके और फिर भी उनका बाल बच्चा कुछ नहीं, एकदम ठप्पर गा रहे हैं। और दोसर का बिन गोड़ हाथ चलवले, बिना पैर हाथ चलाए चिकन एकदम साफ सुथरा खा रहा है, साफ सुथरा पहन रहा है, चिकन बतिया है, एकदम अच्छा बोल रहा है, चिकन दिखा एकदम साफ दिख रहा है, गुल गुल डिसनाई सोता है, एकदम आरामदायक बिछना में, आरामदायक बेड में सोते हैं। और छोवा पुता मलक मारा हथिन, उसके छोवा पुता एकदम पूरा स्टाइल मारते हैं। ऐसा की ले ई बात प्रेमचंद के मध्य सालित रहा हलन। ये सब प्रेमचंद के मध्य में जो है उनको परेशान करते थे ये सब बात। सवा शेर गहुम कहनिक नायक शंकर जे परलोकक डरे दबरल कोकचल रहा हलक आर अपन सब दुख तकलीफ के पूर्व जन्म में कमाई बुझा हलक। मकिन ई तेसरका दौर मनेक पुथना गढ़ी कहनी कफन कहनिए माधव और घिसू। देखिए जब सवा शेर गहुम जो लिखे थे उसमें शंकर जो थे वो परलोक के डर से दबड़ल और कोकचल रहा है। ठीक है, मतलब पूरा डरते थे। लेकिन दूसरा जब पूर्व जन्म से डरते थे कि जब मेरा अगला जन्म, मतलब पूर्व जन्म का वो ये सब सोचते थे कि ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म का हमको फल मिल रहा है। ठीक है, ये वो सोचते थे सवा शेर गेहूं में शंकर। लेकिन अब देखिए कफन कहानी में माधव और घिसू लोक परलोक के डर से एकदम छुट्टी पाई गया हत। अब बाद में जो है प्रेमचंद जो कफन लिखे हैं जिसमें माधव और घिसू है, उसमें एकदम माधव और घिसू के अंदर उन लोग भी छोटा कास्ट का होता है और उन लोगों के अंदर से लोक परलोक का डर एकदम खत्म हो जाता है, छुट्टी पाई। एखिन के गोटे गात करजाई लेसाइल है, जते रोवा नाय तते कर्जा तावो एखिन के चिंता फिकिर नाय। एखिन गारियो सुनहत मायरो खाहत तैयो कोनो दुख नाय, हाई लाज के डर नाय, इतने नाय एखिन धर्म कर्मेक ढोंग के हाइस के उड़ाई दे है। और इतना ही नहीं, घिसू और माधव जो है वो धर्म कर्म का ढोंग को एकदम हंस के उड़ा देते हैं। एखिन ई बात के बेस सिरे बुझा हलत जे यह धर्म और कर्मेक आने तो शोषण के गाछ बाढ़ है, फूल फोर है। ई धर्म कर्म बामनेक आर बोल लोके कुचचाइल हके आर कोनो नाय। उन लोग घिसू और माधव जो है उन लोग पूरा समझ गए हैं कि देखिए घिसू और माधव जो है ये लोग कफन कहानी के पात्र हैं। कफन कहानी का शुरुआत दोस्तों कहाँ से होता है पता है? मैं सुना देता हूँ क्योंकि हमको ना आधा अधूरा पढ़ाना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, थोड़ा सा सुना देता हूँ कफन कहानी। तो एक औरत होती है जिसका बच्चा होने वाला है एकदम, और वो दर्द से पीड़ा से एकदम तड़प रही है अपने घर में, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है। घर में पहले ये बच्चा को जन्म दिलाने के लिए एक औरत आती थी, आप लोगों को पता होगा। उसका कीमत है 5 रुपये, उसका फी है 5 रुपये, लेकिन इन लोगों के पास 5 रुपया नहीं है। ठीक है, इन लोगों के पास 5 रुपया नहीं है। इन लोग घर घर जाके बहुत लोगों के पास पैसा मांगता है, लेकिन इन लोग इतना पैसा लोगों से पहले ही ले लिया है। ठीक है, कि और कोई इन लोगों को देना नहीं चाहता है। सबको लगता है कि इन लोग मजाक का मतलब सबको लगता है कि इन लोगों का तो यही कहानी ही है, सिर्फ लेता ही रहता है। ठीक है, कोई नहीं देता है। दोस्तों 3-4 दिन बाद वो महिला जो है
घिसू और माधव जो है दोनों बाप बेटा है, ठीक है। और उसका बेटा का पत्नी रहती है वो औरत। कुछ दिन 2-3 दिन ऐसे ही दर्द में रही और वो बेचारी औरत मर जाती है। अब जब मर जाती है तो फिर इन लोगों को एक और आइडिया मिलता है कि चलो अब पैसा लोग दे देगा। अब बोलेंगे कि मेरी वाइफ मर गई है, मेरी बहू मर गई है, हमको उसके लिए कफन खरीदना है, और पैसा मांगने ये लोग निकल जाता है। पैसा मांग भी लेता है। और अब जो लोग बहुत दिन से भूखे हैं उन लोगों के पास पैसा आ जाए तो बोलिए किसको प्रायोरिटी किसको देगा, प्राथमिकता किसको देगा? कफन खरीद के अपने वाइफ को ढकने के लिए, या फिर उन लोग खाएगा पहले? तो उन लोग उस पैसे से होटल जाता है, पूरा खा पी के एकदम शराब उराब पीता है मस्त, और फिर खाते पीते जो है बोलता है कि भाई वो लाश को क्या हुआ होगा। तब एक आदमी बोलता है कि अरे लाश का क्या होगा, जब अपने स्मेल करने लगेगा तो लोग अपने फेंक देंगे निकाल के, ठीक है। तो यही था दोस्तों कफन कहानी। तो दोनों के अंदर से घिसू और माधव जो है उन लोगों के अंदर से ये ढोंग काना पतियारी धर्म कर्म भगवान का डर जो है एकदम खत्म हो गया है। पूर्व जन्म अब आगे आने वाला जन्म वो सब का डर एकदम खत्म हो गया है, ठीक है। कफन कनिये प्रेमचंद जी समाजे पसरल ई घिनघिनिया शोषणक नीति के पर्दा उघार करहत। कफन कहानी में प्रेमचंद जी क्या करते हैं कि ये घिनघिनिया शोषण का जो नीति है इससे पर्दा उठाने का काम करते हैं। ये कहानी अंगरी उठाव है वो बाभनक कुटचाल के ऊपर धर्मक कर्मक ऊपर अंगरी उठाव है, समाजिक नाता गोता के ऊपर अंगरी उठाव है, जकर डंडा बीसी टका है हके अंगरी उठाव है, नैत अनैत के ऊपर आर कह है ई की, ठीक है। घिसू और माधव एते बेईमान निर्लज कामचोर किले बनला, कैसे बनला तकर जवाब प्रेमचंद अपन मुँह सुना। देखिए प्रेमचंद जी खुद जो इतना निर्लज घिसू और माधव कैसे बन गए कि भाई कफन खरीदने का पैसा उठा के और शराब पीते हैं और खाना खाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैसे बनते हैं वो प्रेमचंद जी क्या बोलते हैं। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी नहीं थी, और मतलब जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना चाहते थे ज़्यादा संपन्न थे। बोलते कि जो दिन रात मेहनत करते थे ना, ये घिसू और माधव कुछ काम नहीं करता है फिर भी इन लोग से ज़्यादा उन लोग ऊंचा नहीं था। दिन रात मेहनत करके भी उन लोग का स्थिति वैसा ही था, ठीक है। और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता का लाभ उठाना चाहते थे ज़्यादा संपन्न थे। जो किसानों का दुर्बलता का लाभ उठाते थे ना वो ज़्यादा संपन्न थे, किसानों से भी ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। वहाँ पे इस तरह का मनोवृत्ति जिस तरह घिसू और माधव हो गया है, इस तरह विचार उत्पन्न हो जाना कोई जो है बड़ा चीज़ नहीं है, हो सकता है। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, और उनकी सरलता और उनकी निर्भयता से दूसरे लोग बेवजह फायदा तो नहीं उठाते हैं। ये बात घिसू और माधव समझते थे कि चलो हम लोग गरीब है, हम लोगों के शरीर में कपड़ा नहीं है, लेकिन हम लोगों को उतना हार तोड़ एकदम मेहनत भी तो नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। और चलो हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, तो हम लोगों का फायदा भी तो कोई नहीं उठा रहा है। जिस तरह दूसरा लोगों का फायदा लोग काम करवा के उठा रहा है उस तरह भी कोई नहीं उठा पा रहा है, ठीक है। यहाँ घिसू और माधव के रूपे प्रेमचंद एक मनक विचार विद्रोह कर दे है, ठीक है। यहाँ घिसू और माधव के रूप में प्रेमचंद है, प्रेमचंद के मन का विचार है जो विद्रोह कर रहा है। पूस की रात कहनिए धरतीक मायक बेटा कहावे वाला किसान जकर तीनों लोक ओकर खेती बाड़ी झाड़ी तक दुर्गत तो देखा, ठीक है। बोल रहे कि पूस की रात, अब देखिए फिर से एक कहानी आया प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ पूस की रात कहानी में क्या है कि मायक बेटा कहावे वाला किसान जकर तीनों लोक, जिसका तीनों लोक है, ठीक है, ओकर खेती बाड़ी झाड़ी तकर दुर्गति तो देखा, जिसके पास खेती बाड़ी है बाड़ी झाड़ी है उसका दुर्गति अब देखिए पूस की रात में। हल्कू जैसन किसान ई महाजनी और कर्ज खोरी व्यवस्थाएं ऐसा चिपाइल जताइल है कि पूस महीना के जाड़ काटे ले
एखू कचा 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 करे करके कबरा लिए के जगवल कचा के महाजन के सूद रुपए दे दे है। ठीक है, बोल रहे हैं कि पूस के महीना के जाड़ काटे ले एखनू कच्चा कच्चा करके कंबल लिए ले जो अच्छा। ठीक है, पूस के रात में जाड़ काटने के लिए वो एकदम एक एक रुपए करके जोगाया था कि हम कंबल खरीदेंगे, क्योंकि पूस के रात में हमको खेत में सोना होता है, क्योंकि जंगली जानवर आके खेत कहीं खा ना जाए इसके लिए। लेकिन वो जो है वो एक एक रुपए कर करके जो जोगाया था, तो किसान का स्थिति देखिए यहाँ पे, वो जोगाया हुआ पैसा महाजन को दे देना पड़ता है। अपन फाटल लुगा फटाई कोनो तेर पुसेक जाड़ के रोके चेष्टा हल्कू अपन गहूम बारी कुंबाई सुइत के सोचा है ले एहे है खेती करे मजा। एखुक गो भगवान ऐसन ऐसन हथ जखिन ठीन जोदी जाड़ चल जाए तो ओकरा लू मार देतक। मने ओखिन ठीन ऐसन ऐसन गद्दा नेहाली और मोट मोट कंबल है जे मजाल की जाड़ ओखिन बाटे नजकबो करतक। एहो तकदीरे क्या खूबी हके खैट मोरी हमीन और मजा मारे दोसर कोई। ठीक है, हल्कू बोलता है कि लो यही है खेती का मजा। अपने कुंबा में सो के वो सोचता है कि लो यही है खेती का मजा। एक एक गो भाग्यवान ऐसा है, एक एक गो भाग्यशाली ऐसा है कि जिसके पास अगर जाड़ चला जाए तो उसको लू मार दे तक। मतलब इतना उसके पास जाड़ से बचने के लिए सामान है कि उसको लू मार देगा अगर उसके पास ठंडा चला गया तो। इतना वो अपने आप को गर्म कर लेगा। ओखिन ऐसा ऐसन गद्दा नेहाली और मोट मोट कंबल है कि मजाल जाड़ ओखिन बाटे नजकबो कर तक, मैंने सामने भी जाएगा। यह तकदीर है कि खूबी हके खट मोरे हमनी, मतलब हम लोग खट के मोरेंगे और मजा कोई दूसरा पा रहा है। प्रेमचंद पहला दौर मने और पहरे कहनी मुक्ति मार्ग के किसान खेते लहलहाइल खेती के ईख के नाचे लागे। मकिन पूस की रात कहनी किसान हल्कू नील गाय गुलिन से चरत चरत अपन खेती के देखियो के खुश भैजा है। उजरल पजरल चलल खेत के देख के ओकर बहु मुनिया पूछा है। ठीक है, देखिए जो कि पूस की रात में ना, जब वो रात को सोता है पूस के ठंडा में, उसको बहुत ठंडा लगता है, बहुत ठंडा लगता है। इतना ठंडा लगता है कि वो कुत्ता के साथ अपना सो के सोता है ताकि उसका शरीर गर्म रहे। वो कंबल खरीदने के लिए पैसा जुगाया था, लेकिन वो पैसा महाजन को दे देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक रात वो सोया हुआ है, पूरा ठंडा लग रहा था उसको, वो कुत्ता के साथ सो के सटा था, मतलब सट के सोया था, और नील गाय आके उसका खेत चर रही थी। वो सुना कि भाई नील गाय खेत को खा रही है, लेकिन वो नहीं उठा। वो सोचा कि चलो खाने दो, कम से कम हमको कल हम मजदूरी कर लेंगे, कम से कम हमको ये इस ठंडा में इस तरह रात तो नहीं काटना पड़ेगा। ठीक है, और जब उनकी पत्नी पूछती है, मुनिया जब पूछा है अब मजदूरी करे मालगुजारी भरनी पड़ेगी, तखन हल्कू खुश है के कहा है रात की ठंडक में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। उसकी जो बहू है, मतलब उसकी जो पत्नी है मुनिया, वो बोलती है कि अब मजदूरी करके मालगुजारी भरना पड़ेगा। तब वो खुश होके बोलता है कि चलो ठीक है वो कर लेंगे, कम से कम ठंडा में रात तो नहीं काटना पड़ेगा। ये कहानी है किसान से मजूर बनाई और खेती बाड़ी से किसान के टान टूटे कहानी। ठीक है, यही कहानी है कि किस तरह लोग जो है किसान से मजदूर बन गए। हम लोग भी अपने गाँव में देखते थे, जो लोग पहले किसान था, खेती करते थे, वो लोग अब मजदूर बन गए। ठीक है, वो लोग अब खेती करना पसंद नहीं करते क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होता था। ठीक है, और नुकसान है। तो यही कहानी जो है बताता है कि किस तरह लोग अपना किसान से मजदूर बन गए। ठीक है, प्रेमचंद जी के नाम जैजका उपन्यास गोदान। अब देखिए गोदान, गोदान ढहत परत सामंतवाद जिम्मेदारी और नवा फुनगी फुटैत पूंजीवाद के कहानी है के। प्रेमचंद जी का उपन्यास जो गोदान है वो कैसा है, तो ढहत परत सामंतवाद मतलब जमींदारी और नवा फुनगी फुटैत पूंजीवाद के कहानी है ये। गोदान महाजनक जाले बाझल किसान से मजूर बन जाए एगो बेपटरिया दास्तेवाज है। गोदान कैसा कहानी है, तो महाजन से बाझा हुआ किसान से तो मतलब किसान से अच्छा है कि किसान से मजदूर बन जाना। मतलब मजदूर किस तरह किसान से लोग, मतलब देखिए एक महाजन से फंसा हुआ किसान से अच्छा है एक मजदूर बन जाना। ठीक है,
दुख तकलीफ से उबरे छटपटी और उबरे नहीं पारिक मजबूरी कहनी हके गोदान। समाजे गलल पचकल नियम कानून ढांचा के उलट पलट के तकर ऊपरे एगो सुपट समाजवादी व्यवस्था दर कोड़ के नेव राखे के लागिन हेंजा मारा गरीब लोग के जगबेक एक संगे लुंगे चलबेक संगठावेक चेष्टा कथा के गोदान। जुग जुग से सतावल जाय रहीन जेनी बेटी गुहायरक आर तकर लागिन बाचेक बा मुक्तिक आवाज टा गोदान। यही सब गोदान है। चिपाइल जताइल सतवल गेल मानुष गुलेन हक के खातिर लिखल किताब है गोदान। गोदान महाजनक क्विट चाले के खिलाफ जिहाद माने धार्मिक लड़ाई साम्राज्यवाद सामंतवाद और पूंजीवादक तेहरा गठजोड़ करे वाला मानुष मारा मतलब अमानवीय ताइक खिलाफ नारा गोदान। गोटे समाज से पसरल अन्याय के मुहे बजर नियर मुका मरवैया उपन्यास तकरो ले ऊपर भारत जैसन देशे ऐसन समाज बनवे जकर में केव कोकरो नाई चूसे पैत जन बराबर रहे तकर खातिर भारत करोड़ों जनता के मुखिया मतलब प्रतिनिधि प्रेमचंद नामक साहित्यकार बाटे ले भारत नवा खुटी के नामे लिखल बेसियत के दोसर नाम हके गोदान। देखिए दोस्तों आप लोग गोदान एक बार पढ़ना चाहिए। जब ये सबसे फ्री हो जाइएगा ना, जॉब वॉब लग जाएगा तो गोदान एक पढ़िएगा, ठीक है। गोदान में हर चीज़ को दिखाया जाता है, हर चीज़ को दिखाया गया है कि किस तरह जमींदार जो है शोषण करता है, किस तरह एक जो है विधवा महिला का शादी करके वो विधवा महिला शादी को बढ़ावा दिया गया है, किस तरह लोग जो है ये जमींदार मतलब खेती बाड़ी करके भी गरीब लोग रहता है, उससे अच्छा शहर जाके कमाना होता है, उसके बारे में दिखाता है। किस तरह जो है ये अंधविश्वास जो होता है गोदान करने वाला अंधविश्वास जो होता है उसके खिलाफ जो है प्रेमचंद जी गोदान में लिखे हैं। तो बहुत अच्छा गोदान उपन्यास है। हम जब बात यहाँ कहे खोजो हो कि प्रेमचंद जी समाजिक जय समस्या आर खुद खुसरा मतलब विसंगतिक मध्य अपन कथा साहित्य के सिरजले हाथ रहत उ सब समस्या टा हमनिक समाजे एखनु ओतने है बिचकुन तकरो ले 20 बोले कि जो प्रेमचंद जी जो अपने गोदान में जो समस्या को ख़त्म करने के बारे में लिखे हैं वो सब अभी भी हम लोगों के समाज में है, बल्कि उससे ज़्यादा है, उससे 20 है। वो 19 था तो अब 20 है। हाँ ओकर रूप टा भले ही तनी बदल गया है, उसका रूप थोड़ा सा भले ही बदल गया है लेकिन अभी भी है। गोदान उपन्यास है प्रेमचंद ढहत सामंतवाद माने जमींदार सुदखोरी और फुनफुनाइत पूंजीवाद के कहानी कहले हाथ। बोले कि ढहत सामंतवाद और फुनफुनाइत पूंजीवाद की कहानी गोदान में बोले हैं। तखन से लेके एखन तक सामंतवाद आरो ढह गेल हैक और पूंजीवाद आरो उबर भई गेल हैक। माने सामंतवाद सिराई गेलक निझाई गेलक से बात नाय, एखनु एकर सरैत गलत देही से उठत बास गोटे समाजे घिनघिनाई रहल है। इतने नाय ई पूंजीवाद संग गठजोड़ करके राजपाट बाढ़े अपन गौड़ बढ़ाई दिल है और कुर्सियों हथियाइल है। ये पूंजीवाद गोदान के समस्याएं गाँव जमींदार गुलेन के कर्जा देहलक से आज गोटे भारत अपन जेबे राख लेल है। ठीक है, जो जमींदार लोग पहले किसान लोग को कर्जा देते थे उसका थोड़ा रूप चेंज हो गया और वही पूंजीवाद अब भारत को अपना जेब में रख लिए हैं। ये बात के कौन नहीं जाने हैं कि भारत के मोटे 10-12 घराना मैंने गोटे भारत एक संपत्ति के अपन हरकाई माने तिजोरी भर लेल है। ये कौन नहीं जानता है कि भारत का सिर्फ 10-12 फैमिली है जो पूरा खजाना मतलब जो है पूरा भारत का संपत्ति को अपना तिजोरी में भर के रखा है, बाकी सब गरीब है। तखन से अखन तक लाखों लाख गोबर गांव छोड़ के शहरे आए के पूंजीवाद के लगवल बैठवल कल कारखानाएं अपन गातक जांगर बेचहत। सही बात है भाई, उस समय गोबर जो है ना वो गोबर जो है वो गोदान कहानी में झुनिया मतलब जो गोदान कहानी का जो मुख्य पात्र जो होता है, मुख्य पात्र बोल सकते हैं, गोदान कहानी में जो मुख्य पात्र होता है उसका बेटा है गोबर। और गोबर उस समय क्या करता है कि घर छोड़ के भाग जाता है और शहर में जाके काम करने लगता है। तो वही बोल रहा है कि अभी भी कितना उस तरह का गोबर ठीक है अभी भी अपना शहर जाके और गातक जांगर बेचाहत हाड़ तोड़हत
और खटत खटत मोरी सिराहत और खट खट के मर जाता है। हाँ, ये बात तो कटी कटी सही है कि पूंजीवाद सामंतवादी गठजोड़ के खिलाफ मजूर और किसान आगू ले बेसी एकजुट भेले हत और जकरे में सफलताओं पावहत। बोल रहा है कि ये बात जरूर सही है कि पूंजीवाद सामंतवादी गठजोड़ के खिलाफ मजदूर और किसान आगू ले बेसी अभी एकजुट है और इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और इसमें सफलता भी पाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के डहरे आरो चिकन भेल है। विज्ञान जो है वो भी समाजवाद के डर में और साफ हुआ है। मनेक छेवर ले डहर बन गए तैयो भारतक समाजे कोनो आया चेंज नाइए के जुकुर भेलै। गोदाने के दुनिया के एखनू हमीन अपन गाँव टोला टाटी की ठीक वैसने रूपे देखे पारे और चिन्हे पारे। गोदान आप लोग पढ़िएगा ना, अभी भी आप लोग लगेगा कि हाँ भाई ये सब तो मेरे गांव में अभी भी हो रहा है। ठीक है, आजो किसान अपन खुटकट्टी बपोती भूधरती ले बेदखल कर जाय रहल हत। अगर जकर एको खेचा टुकड़ा जमीन न खे एखनू फिफियाते हत। हरिजन गुलेन एखनू गोठ के गोठ गाँव पोड़ावल पोपड़ावल जाहत। हरिजन लोग अभी भी गांव का गांव गोठ का गोठ जला दिए जाते हैं। उखनिक इज्जत तो एखनू बाचल नखे बिलुक पहिल ले आरो दुर्गत भई गल। उन लोग का इज्जत तो अभी भी बचा नहीं है और दुर्गति जो है पहले से और ज़्यादा हो गया है। भारत करोड़ों करोड़ लोग के व्यवस्था जंजाल से छूटे ले छटपटाहत और भारत का करोड़ों लोग इस व्यवस्था के जंजाल से छूटने के लिए छटपटा रहे हैं। गोदान उपन्यास से प्रेमचंद जी गरीब और धर्मक काना पतियारिक मध्य छटपटाइत बा दम तोड़त गामेक जिंदगी बखान करत। गोदान के नायक होरी जिंदगी भर हड़तरवा काम खेते खरे करे हैं। ठीक है, मतलब गोदान का नायक जो होरी होता है, होरी का ही बेटा रहता है ये गोबर। ठीक है, तो होरी जो रहता है वो पूरा हड़कड़वा काम एकदम पूरा जीवन भर करता है। किसिम किसिम के अन्याय सह रहा है। बड़ी दिन से ओकर मने एगो इच्छा है जे एगो गाय पोसो, मकिन ऊ जिंदगी भर एगो गाय नाई किने पारलक और नाई राखे पारलक। ओकर मने के इच्छा मने ही रह जा है। इतने नाई ऊ गाइए कहते कहते सिरायो जा है। जब मर भी रहा था तो भी गाय ही बोल रहा था। मोरे पहाड़ बाभन ओकर बहुत धनिया से, होरी की पत्नी का नाम धनिया होता है, तो धनिया से गाय दान करे कह है। भला सोचो जब बेचारा जिंदगी भर गाय रटलक से एगो गाय नहीं राखे पारलक तकरा मोरे पहर गाय दान करे कहत। मकिन बाभन तो ऐसे मानतो नहीं, कते किस्मिक डर भई देखवालक बैतरनी नहीं पार भेतो बरहम 50 बनतो। ठीक है, इस तरह का डर बैठा रहे हैं ब्राह्मण। ठीक है, कि बैतरनी नहीं पार होगा, बरहम 50 बन जाएगा। जो होरी का जो नेक्स्ट जन्म होगा तो वो बरहम 50 बन जाएगा, इस तरह जो है बोलता है। ठीक है, या होरी घर में बरहम 50 भूत बन जाएगा। ठीक है, होरी मोरे जीवले बाभन मोरे घिवले। ठीक है, देखिए एक कहावत है कि होरी मरा जीने के लिए और बाभन मर रहा है घी के लिए। ठीक है, धनिया बेचारी डराई जाहिक और ऊ बड़ी जोगाई के 3 आना काचा सुतरी काट के राखले रही सेटा दई देहक बाभन के गाय दान करे के बदले। धनिया पूरा डर जाती है और वो अपने गांठ में जो है आंचल के गांठ में कितना रुपए, तो 3 आना रुपए वो बचा के रखती है पैसा और उसी को दे देती है ब्राह्मण को, खोल के और दे देती है। ठीक है, गाय दान करने के बदले में। तब कहीं होरी के प्राण छूटा है, बताइए। जय बेचरंगा जिंदगी भर गाय राखे के सपना देखल और अपन सपना कदियो सच नहीं भेल, अपन सपना कदियो सच नहीं भेलै से मोरे पर गाय दान करे है। इतना भारी खेड़ सुचरा है इस समाज है। ठीक है, इतना भारी जो है देखिए खेड़ सुचरा है इस समाज में। एक बार एगो मजदूर होरी से पूछले, तुम भी तो दुबले हो रहे हो दद्दा। ठीक है, ये गोदान आप लोग पढ़िएगा ना तो इस तरह लिखा हुआ है। एक दिन एक मजदूर होरी से पूछ रहा है कि तुम भी तो दुबले हो रहे हो दद्दा। तो होरी हंस के कहा है, तो क्या मोटे होने के दिन है? मोटे वे होते हैं जिन्हें ना किसी ऋण की सोच होती है और ना इज्जत की। ठीक है, मोटे वो लोग होते हैं जिसको ना किसी ऋण की सोच होती है और ना ही इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है, सो दुबला
100 को दुबला कर के एक मोटा होता है। ठीक है, बोल रहा है कि इस जन्म में मोटा हो जाना बेहयाई है। अभी जो सीजन चल रहा है उसमें मोटा हो जाना बेहयाई है। जो मोटा होता है वो 100 लोगों को दुबला करके मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो तब है जब सभी मोटे हो। कितना अच्छा बात बोला है होरी कि सुख तो तब है जब सभी लोग मोटे हो। सब कुछ जानते हो होरी एगो डरपोकिया लेखे सोचने चक्की पिसाइत रह है। सब कुछ जान के भी होरी जो है एगो डरपोक बन के और शोषण के चक्की में पिसा रहे। ओकर बेटा गोबर पहिल तो महाजन सब के विरोध कर है, लेकिन आखिर में ओहो महाजनक फरफंदी चले बाजिए जा है। सब उसका जो बेटा गोबर होता है वो सबसे शुरू में महाजन लोग का विरोध करता है, लेकिन फिर वो भी उसी में फंस जाता है। एकर माने यहाँ ई नाई बुझे चाहिए जे समाजिक यह नियतिये है। ठीक है, ये तो हमिन के झिकझोर दिए वाला चेतावनी है। के ये हम लोगों को झकझोर देने वाला चेतावनी है। ठीक, आजक जुगे गोदान के पढ़ला गुल्ला से सही गोदान उपन्यास से गरीब लोग के कांदना और कुरन हनी पावा है। गरीबों ले गरीब मतलब गरीबी लेखा ले हेठ जिंदगी जीवइयो करोड़ों लोग के कुरैनी के दूर करे आटा पटा गोदान धरे है। गोदान ठीक है, गाँव समाइल शहर और शहर समाइत गाँव चलते जन्मल समस्या के समाधान गोदाने पावा है। गोदाने एखनक समाजे गाँव के बाद शहर समस्या के समाधान अभ्यास भावे फुरचा है। एखन दरकार है ई भाव टके विचार टके गांव लोक के मने बैठावे। ठीक है, ये सब जरूरी है। अभी प्रेमचंद जी आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद से चल के यथार्थमुखी आदर्शवाद वस्तुपरक यथार्थवाद के डहरे नापले करले बी सब मुखी नव यथार्थवाद बाटे सोझला और मंगलसूत्र जैसन अध खेचरा उपन्यास तकर फल। ठीक है, प्रेमचंद मंगलसूत्र उपन्यास से आदर्श और यथार्थ के मांझे फसल नखते जैसन की ऊ कर्म भूमि रंग भूमि और गोदान उपन्यास से फसल रहत जिंदगी भर मानवता नेहत अनैत हृदय परिवर्तन के गीत गवैया प्रेमचंद मंगलसूत्र उपन्यास से कई उठा है। इन दरिंदों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार बनना देवता नहीं जड़ता है। प्रेमचंद एक पात्र गुलेन आप बगावत करे ले नाय अब इनखर पात्र गुलीने मध्य ईश्वर भक्ति और भाग्य सब बेजाई चीज। ठीक है, ये सब चीजें कोनो मतलब नहीं। ठीक है, मंगलसूत्र उपन्यास से नायक देव कुमार एक बार कहा है यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, मंगलसूत्र उपन्यास का नायक कौन है? तो देव कुमार एक बार क्या बोलता है कि यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं है। देवताओं ने ही भाग्य ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएं फैलाकर इस समिति को अमर बनाया है। ठीक है, ये मंगलसूत्र का पेज नंबर 390 में लिखा गया है। देव कुमार समाजे पचरल न्याय अन्याय के देख के खिसाई जा है और कह है कहाँ है न्याय कहाँ? एक गरीब आदमी यदि खेत के ले एगो बाइल नोच के खाई ले है तो कानून ओकरा सजा दे है। दोसर बाटे क्यों बड़का आदमी केकरो दिने मांझे लूट है मार है चोरी चिनारी कर है तो ऊ पगड़ी पावा है। ठीक है, देखिए बोलते हैं कि कितना मतलब अन्याय, कितना अन्याय है, कितना असमानता है कि कोई एक बाइल नोच के खेत से एक बाइल नोच के कोई खा जाता है। बाइल मतलब एक धान का एक कली। ठीक है, एगो कली जो होता है धान का, वो अगर कोई नोच के खा लेता है तो उसके लिए कानून, ठीक है, कानून उसको सजा दे देता है। और दूसरा बात, कोई बड़का आदमी दिन दहाड़े जो है दिन में लूटपाट करता है, चोरी चिनारी करता है तो उसको पगड़ी मिलता है, इज्जत मिलता है। क्यों नाना रकम हथियार बांध ले आवहत और गरीब गुरबा मजूर के ऊपर नाना रकम लगान टैक्स मालगुजारी और नहीं जाने कते किस्म के लुटेक शुरू कर देहत और ओजी में एक खांची वेतनों पावहत। और देखिए ये सब करने के बदले में, ओजी मतलब बदल, ये सब करने के बदले में एक खांची जो है उसको वेतन भी मिलता है। शिकार खेलहत, नाचहत, दारू पियहत, मोदे मासे डूबल रहत, यह हो ईश्वर के न्याय। ये मंगलसूत्र में पेज नंबर 390 में लिखा गया है। ठीक है, मंगलसूत्र के नायक देव कुमार के लड़के प्रेमचंद जी कहत
ई दिन देव कुमार एहे बार सोचते रहत कि ई दुनियाई ई अन्याय कुव्यवस्था की ले कर्म आर संस्कार तो ओकरा बुझाबे नहीं करा है। सर्वात्मा के माने मतलब नहीं फुरछा है। उ सोचत यदि गोटे दुनियाई एके है तो फिर ई भिन्न भेदी की ले। एगो मानुष जिंदगी भर हड़तरवा काम करे है तो यो भूखे पटपटा है, आर दोसर बाटे एगो मानुख हाथों गोड़ न हिलावो है तो यो गुलगुल डिसनाई सुता है। ठीक है, एक तरफ जो है कोई मानुष हड़तरवा मेहनत करके भी उसको खाना नहीं मिल रहा है और कोई हाथ पैर हिला भी नहीं रहा है, फिर भी वो एकदम कंफर्ट बेड में सोता है। सर्वात्मा है कि घोर अनात्मा, तो ओकर बुद्धि जवाब दे है यहाँ सब कोई बराबर, सब कोई स्वतंत्र। ठीक है, सब कोई अपन बुद्ध आर ताकते यदि तरक्की करे पारे। मकिन मनेक शंका पूछा है सब के समय बराबर अवसर कहाँ। बाजार तो लागल है जकरा जे बुझाए आर जे पारे से किने। मकिन किनते के जकर ठिन कच्चा है मतलब पैसा है। बोल रहा है कि बाजार तो लगा है, बहुत सामान बिक रहा है और जिसको जो मन है वो वहाँ से खरीद सकता है, इतना सामान है, लेकिन खरीदेगा कौन? जिसके पास पैसा है। ठीक है, आर जब शिव ठिन कच्चा कौड़ी नाई तो बराबर के, और जब सब ठिन यहाँ सब होगा। ठीक है, और जब सब ठिन कच्चा कौड़ी नाई तो बराबर के अधिकार की रकम, तो बराबर के अधिकार की रकम। देव कुमार एक ठिन कहत देशक तीन चौथाई लोग भूखे टपटाहत से देशे एक लोग के ढेर बा जरूर ले फजूल धन कमाई आर जगवे कोई अधिकार नहीं। अपन मृत्यु ठिन 3 हफ्ता पहले प्रेमचंद जी महाजनी सभ्यता नामक निबंधे कहले रहत। ठीक है, अपना मृत्यु के 3 हफ्ता पहले, मात्र 3 हफ्ता पहले महाजनी सभ्यता नाम के निबंध में प्रेमचंद जी क्या लिखे थे कि अब एगो नवा सभ्यता सूरज खूब दूरे पश्चिमे उग रहल है, जकर रोदे ई महाजनक और पूंजीवादक गाछ के जड़ पड़ गेल है। ठीक है, बोले थे कि एगो नया सभ्यता कहाँ पश्चिम में उग रहा है और इसके रोध से क्या होगा कि महाजनवाद और पूंजीवाद का गाछ जो है वो जल जाएगा, पोड़ जाएगा। जकर मुख बात रहे कि पैत बेगैत बा कोनो मानुक जे कोई अपन दिमागे बा जांगरे हुबे कोनो पैदा करे पारे सही राजक बा समाजक सम्मान बा इज्जत पावो लाई जोएगी। ठीक है, और जे कोई सोचे अपन बाप दादा कमाए बा कोनो दोसर लोक धने बा जांगरे नितराई चले बा मलकल चले से सही सबले बड़का पापी। ठीक है, सही लोग नरके भागी। ई भावे प्रेमचंद जी कथा सहित हमिन के अपन ई समाज बदल के एगो ऐसा चमचमिया मानववादी समाज बनवे पीठ हथा जहे जकर से शोषण नाई, मानुख के मध्य प्रेम के धारा बोहे, सब के अपन अपन हिस्सा बा बाटा खुटा मिले, जहाँ वकील बाभन पूंजीपति महाजन जमींदार डॉक्टर, ठीक है, जहरे सुई दवैया बा शोषण करवैया को डॉक्टर बोले। ठीक है, डॉक्टर के कोनो गुंजाइश नहीं है और ईटा असंभव नहीं, मुश्किल नहीं, सिर्फ जरूरत है जमजमाई के चेष्टा करे, हियाब करे और मेहनत करे। ठीक है, प्रेमचंद जी अंतिम बी.एन. औदार जी जो है बोलते हैं कि प्रेमचंद जी के कथा साहित्य से हम लोगों को क्या मिलता है कि एक अच्छा समाज में बदलने का चेष्टा, चमचमाता समाज, मानववादी समाज जिसमें मानवता हो। ठीक है, वो हम लोगों को बनाना चाहिए मिलके। ठीक है, जिसमें शोषण ना आए। ठीक है, मानुक के मध्य प्रेम के धारा बहे, जिसमें मनुष्य के बीच में प्रेम का धारा बहे, सब अपन अपन हिसाब और बाटा खुटा मिले, सबको यहाँ पे बराबर का हिस्सा मिले, जहाँ वकील बामन पूंजीपति महाजन जमींदार डॉक्टर के कोनो गुंजाइश नहीं, जहाँ इन लोगों का कुछ नहीं चले। ठीक है, जहाँ इन लोगों का कुछ नहीं चले। और ईटा कोई असंभव चीज़ नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है हम लोगों को चेष्टा करने का, और बहुत जोर से चेष्टा करने का, बहुत मन लगा के, अपना सारा ताकत लगा के चेष्टा करने का। तो ये था दोस्तों
प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताई योगदान। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा अब उतना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी पढ़े, थोड़ा सा देखते हैं, इसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो ये एक समीक्षात्मक निबंध है दोस्तों। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ होता है? तो प्रेमचंद जी का जन्म जो है यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ये प्रेमचंद के बारे में लिखा हुआ है, प्रेमचंद्र जी के बारे में लिखा हुआ है, प्रेमचंद्र जी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ होता है? तो लम्ही गांव बनारस में। कब? 1880 में। असरौती बैराग कहानी कब से कब तक है? तो 1907 से 1920 तक। और असरौती बैराग में क्या क्या लिखे थे? तो सोत लिखा हुआ था, परमेश्वर लिखे थे, नमक का दरोगा, रानी शारदा, मर्यादा की बेदी, सेवा सदन और प्रेमाश्रम, ये असरौती बैराग में लिखा हुआ था। असरौती बैराग के लिखे हुए कहानी में क्या मिलता है दोस्तों? कहानी उपन्यास जो था उसमें क्या मिलता है? तो प्रेमचंद के विश्वास और अपन आँखी देखल घटना के वर्णन मिलता है। ठीक है, जैसे ये बड़े घर की बेटी यहाँ काट लीजिए, ठीक है, ये नहीं होगा। प्रेमचंद के विश्वास और अपन आँखी देखी का घटना था असरौती बैरा में। आगे माझा मजिक बैरा में क्या क्या था? माझा मजिक बैरा 1920 से लेकर 1930 तक था, और इसमें समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज की खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, ठीक है, मुक्ति मार्ग हो गया, वज्रपात, माता का हृदय, सवा शेर गेहूँ, रंगभूमि और गबन, ये सब था माझा मजिक बैरा के। और इसमें भारत एक आज़ादी की लड़ाई की चर्चा करल गेला है। ठीक है, पुथना बेरा में हम लोग देखेंगे, लास्ट पुथना बेला मतलब अंतिम समय में। तो पुथना के बेरा में क्या क्या लिखते हैं? तो पूस की रात लिखते हैं, कफन लिखते हैं, नशा लिखते हैं, अलग्या ओझा लिखते हैं, गोदान लिखते हैं, मंगलसूत्र लिखते हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी शुरू बा और पर एक विश्वास के टूटे कहानी कहल जाए पारे। तो प्रेमचंद जी शुरू और इसमें जो जब अंतिम में जो लिखते हैं, एकदम लास्ट में जो प्रेमचंद जी लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कैसा दिखता है, कैसा लगता है पुथना बेरा में? तो प्रेमचंद जी शुरू उसके बाद का जो विश्वास था वो टूटता हुआ इसमें दिखता है। ठीक है, बाद का पुथना बेरा के रचनाओं में। दोस्तों ये था प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताई योगदान। ये खोट्टा निबंध से लिया गया दोस्तों। अगर आप लोग झारखंड फील्ड वर्कर, ठीक है, झारखंड कक्षपाल, झारखंड पुलिस आदि का तैयारी कर रहे हैं तो इसको सिर्फ एक बार देख लीजिए, एक बार दो बार जितना हो सके देख लीजिए, उतना एकदम मन में बैठाने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इससे कम आता है। ठीक है, ये एक अच्छा निबंध था, मैंने पूरा पढ़ा दिया, जिसको ज़रूरत हो वो पूरा एकदम अच्छे से भी देख सकते हैं। हो सकता है आगे आने वाली सिलेबसों में इसको पढ़ना भी रहे तो आप लोग अच्छे से भी देख सकते हैं इसको। मैंने बहुत मेहनत किया है दोस्तों इसमें, आप लोगों को सारा पढ़ के सुनाया। आप लोग ईयरफोन लगा के भी जो जॉब वॉब करते हैं या कहीं पे व्यस्त थे तो आप लोग इसको सुन कर भी याद कर सकते हैं। हालांकि ये मैं PDF जो है PDF भी दे दूंगा, आप लोग अगर बाहर है कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आप लोग आते जाते भी पढ़ सकते हैं। मैं इस तरह से अपना यूट्यूब का सारा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि लोगों को फ़ायदा हो, कहीं भी हो वो फ़ायदा हो। ठीक है, मैं खुद नौकरी पेशा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ दोस्तों। मैं जिस तरह हम कष्ट करके पढ़ा रहे हैं इसी तरह मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ दोस्तों। आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है, नौकरी वोकरी लीजिए और भी आगे बढ़ते रहिए, और भी आगे पढ़िए, और भी बड़ा नौकरी लीजिए। हमेशा कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहना है, ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। साहित्य डुबकी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, साहित्य डुबकी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप लोग जुड़ जाइएगा। वहीं पे सारा PDF वगैरह दूंगा, मैं नोट्स वगैरह भी बहुत दे दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जोहार।